अध्याय 941 भविष्यवाणी। ये बकवास है। वापस नाइटिंगेल की ओर। विक्टर उस कमरे में वापस आया जहां उसकी पत्नियां थीं, और इस बार वह प्रक्षेपण के बजाय व्यक्तिगत रूप से आया था। हालांकि वह अकेला नहीं आया था, अन्ना उसके बगल में थी, एक समर्पित पत्नी की तरह उसका साथ दे रही थी, यहां तक कि उसका हाथ भी थामे हुए थी। कमरे में मौजूद महिलाओं की नजरों से यह नजदीकी छिपी नहीं रही। वायलट ने अन्ना की तरफ एक जानबूझकर मुस्कुराहट बिखेरी, एक ऐसी मुस्कान जिसने अन्ना को थोड़ा शर्मिंदा करते हुए अपनी आंखें घुमाने पर मजबूर कर दिया। साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि दोनों किसी बात पर किसी नतीजे पर पहुंच गए हैं। इस बातचीत ने एफ्रोडाइट को थोड़ा असहज कर दिया। एक सामाजिक तितली के रूप में वह हमेशा सब कुछ जानना चाहती थी, खासकर जब यह उसके सबसे अच्छे दोस्त से संबंधित हो। ये जानना कि वायलट और अन्ना ने कुछ निजी चर्चा की जिससे अन्ना विक्टर के करीब आ गई, अक्षम्य था। वह जानना चाहती थी। इस सूक्ष्म आदान प्रदान को देखने के बावजूद विक्टर ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो और उसने पूछा, तो तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? चूंकि उसके हेरल्ड अब निक्स के साथ थे, इसलिए उसे नॉर्स पैंथियन में क्या हो रहा था इसकी पूरी समझ थी। इन शब्दों ने महिलाओं का ध्यान विक्टर की ओर खींचा। उस आदमी को देखकर जिसने काले दस्ताने के साथ पूरी तरह से काला सूट पहना हुआ था, वे उत्सुक हो गईं। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, विक्टर इस संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अप्रत्याशित। लगता है आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, स्कैथा बोला। ओह मेरी पत्नी, मैं निश्चित रूप से दिलचस्पी रखता हूं, लेकिन अगर अलौकिक शक्तियों से निपटने के दौरान मुझे एक बात का एहसास हुआ है, तो वही ये है कि मेरे पास कुछ प्रकार के नकारात्मक कर्म है। चाहे मैं किसी भी स्थिति में शामिल हो जाऊं, वह स्थिति पहले से भी अधिक अराजक हो जाती है। विक्टर ने जवाब दिया और महिलाओं की ओर चला गया, फिर सोफे पर बैठ गया। अन्ना आज्ञाकारी भाव से उसके बगल में बैठी अपनी लंबी लाल पोशाक को ठीक कर रही थी, जो उसकी सामान्य रंग की पोशाक से अलग थी। उनके जैसी आधुनिक महिला को आधुनिक कपड़े ज्यादा पसंद थे, लेकिन उन्हें नाइटिंगेल द्वारा बनाए गए कपड़े ज्यादा पसंद थे, जो कि मूल रूप से आधुनिक कपड़े थे। एक दिलचस्प तथ्य ये था कि हालांकि नाइटिंगेल की इमारतों का ज्यादा आधुनिकीकरण नहीं किया गया था और वे पुराने विक्टोरियन युग की शैली में बनी हुई थीं, लेकिन बेचे जाने वाले उत्पाद अपेक्षाकृत आधुनिक थे लेकिन पुराने स्वाद के अनुरूप थे। यह अलग अलग लेकिन अजीब तरह से संगत युगों का मिश्रण था और इसका अपना अनूठा फैशन सेंस था। यहां तक कि वायलट, साशा और रूबी, जो आधुनिक लड़कियां थीं, ने भी ये कपड़े पहने, भले ही वे मध्यम लंबाई के कपड़े थे, अन्ना की तरह लंबे नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अब जब तुमने ये कहा है तो ये सच है, साशा ने कहा और चुपके से विक्टर के पास पहुंची, उसके बगल में बैठ गई और उसे गले लगाने लगी। यह एक ऐसा इशारा था जिससे विक्टर के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान उभर आई, जिससे वह उसके बालों को सहलाने लगा। आसपास की लड़कियों की भौहें इस चालाक महिला को देखकर हल्की सी उठी। डार्लिंग की नियति मंगा नायक की है, उसे मुसीबत में पड़ना तय है। विक्टर के दुलार से पिघलते हुए वह खुशी से मुस्कुराए। मुसीबत ने कभी भी तुम्हें कुछ करने से नहीं रोका, विक्टर, एफ्रोडाइट ने कहा, और फिर उसने पूछा, अचानक ये परिवर्तन क्यों? हाँ, सचमुच, विक्टर ने सिर हिलाया, फिर एफ्रोडाइट के सवाल को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए आगे बोला, लेकिन क्या मुझे वास्तव में कुछ करने की जरूरत है? उसकी बैंगनी आंखें आसपास की औरतों को देखती थीं, उसकी कोमल निगाहें आसपास की लड़कियों के दिलों को पिघला देती थीं। मेरी पत्नियां बहुत ही योग्य हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे कोई भी संघर्ष या परिस्थिति क्यों न हो, वे हमेशा हमारे परिवार के हितों की गारंटी देंगी, है ना? विक्टर के शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, यहां तक कि वेलेनोरा और रूबी जैसी सबसे ठंडी महिलाओं के चेहरे पर भी। हालांकि बाद वाली के मामले में सभी जानते थे कि वह सिर्फ उन लोगों के प्रति ठंडी थी जो परिवार से नहीं थे, जबकि वेलेनोरा आमतौर पर ज्यादा व्यावहारिक थी। तुम्हारी बातें तो मीठी हैं, डार्लिंग, लेकिन क्या तुम सचमुच कुछ नहीं करोगी और सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दोगी? ये सही है, विक्टर ने सिर हिलाया। मैं अपनी वसीयत के धारकों से जो जानकारी प्राप्त करूंगा, वह तुम्हें दे दूंगा और तुम तय कर सकते हो कि क्या करना है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। दूसरी ओर, मैं हेला से बात करूंगा।
विक्टर ने हेला की ओर देखते हुए कहा, मुझे पता था। वायलेट, स्कैथर, रूबी, साशा, एफ्रोडाइट और एलेनोर ने एक साथ सोचा। केवल उन्हीं क्षणों में लड़कियों के विचार पूरी तरह से एक हो गए। अब वे जानते थे कि हेला के साथ यह साधारण बातचीत नॉसपैथियन के लिए कई समस्याएं उत्पन्न कर देगी। उन्हें ओडिन के लिए थोड़ा दुख हुआ, हालांकि यह भावना एक चींटी के आकार के बराबर थी, लगभग अस्तित्वहीन। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भाइयों का अस्तित्व दिलचस्प है ना? दो भाई जो ईमत के देवता हैं, और एक बहन जिसका मृत्यु और समय से विशेष रूप से गहरा संबंध है। ये सच है। तीनों का अस्तित्व काफी अनोखा है, उच्चतम क्षेत्रों में भी ऐसी घटना आम नहीं है। जिससे ये सवाल उठता है जिसे जानने के लिए मैं बेताब हूं। क्या वे अपने भाग्य के कारण विशेष हैं, या इसलिए कि वे विशेष माता पिता से पैदा हुए थे? विलेनोरा ने सवाल किया। लोकी और उसकी पत्नी अंगरबोडा। मैं उनका विच्छेदन करना चाहता हूं। विलेनोरा की आंखें इच्छा से चमक उठी। आसपास की महिलाएं इस पागल वैज्ञानिक से थोड़ा सिकुड़ गईं। आप ऐसा नहीं कर सकते। रूबी ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। विलेनोरा झुंझलाहट में गुर्राने लगी, और ऐसी आवाजें निकालने लगी जो गुस्से से ज्यादा दुख भरी लग रही थी। विक्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए साशा को सोफे पर लिटाया और उसके बालों को सहलाया, जिससे अन्ना, वायलेट और रूबी की आंखें, जो बगल से देख रही थी, वासना से हल्की सी चमक उठी। जब राग्नारोक घटित होगा, तो चंद्रमा और सूर्य को फेनरा के पुत्रों द्वारा निगल लिया जाएगा। जोर्मुनगंद्र और थोर की लड़ाई, फेनरा और ओडिन की लड़ाई के साथ, इतनी तीव्र होगी कि यह अंतरिक्ष और समय की संरचना को बदल देगी, जिससे तीनों प्राणी अतीत में चले जाएंगे। इस तीव्र युद्ध के बावजूद जो अंतरिक्ष और समय की संरचना को बदल देगा, भविष्य अभी भी अंधकार में होगा। राग्नारोक अवश्य घटित होगा, क्योंकि जिस तरह ब्रह्मांड का अंत होता है, उसी तरह एक कहानी का भी आरंभ होने के लिए अंत होना आवश्यक है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वो शब्द मुझे याद है कि मैंने कहीं सुना था। एफ्रोडाइट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी यादों को खोजने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, लेकिन वह इतने लंबे समय से जीवित थी कि यह पता लगाना मुश्किल था कि क्या देखना है। यह एक भविष्यवाणी है, भाग्य की बहनों द्वारा दी गई भविष्यवाणी, विक्टर बोला। ओह, यह सच है, यह उन तीन कुतिया में से एक है। एफ्रोडाइट को याद आया जब उसने विक्टर के शब्दों को सुना, झुंझलाहट में कराहते हुए। भाग्य और भविष्यवाणी की ये सारी बातें सिर्फ बकवास थी। पहले तो उसने इस पर विश्वास भी किया, लेकिन जब दूसरे देवमंडल के देवताओं, विशेषकर पटा, जो मिस्र के देवमंडल का एक आदि देवता था, के साथ व्यवहार किया, तो उसे यकीन हो गया कि भाग्य और भविष्यवाणी बकवास है। भाग्य अभी तक लिखा नहीं गया था। यह आप ही थे जिन्होंने भाग्य बनाया, और भविष्य को देखने वाले इन देवताओं के शब्द इसलिए सच हुए क्योंकि जब उन्होंने ये शब्द ज्यूस और ओडिन जैसे पागल प्राणियों से कहे, तो वे आसानी से उक्त भविष्य की ओर चल पड़े। जब लोग कहते हैं कि ये नियति केवल देव राजा के भ्रम के कारण वास्तविकता बन गई, तो ये बिल्कुल सटीक है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या भाग्य की बहनें ग्रीक देवालय से नहीं है? स्कैथर ने उलझन में पूछा। हाँ, बिल्कुल, लेकिन मेरी और मेरी प्यारी पत्नी की तरह, ये देवता भी संभावित भविष्य का निरीक्षण कर सकते हैं, चाहे वे अपने स्वयं के देवालय से हो या अन्य देवालयों से। इस वजह से देव राजा दिव्य दृष्टि के खिलाफ सुरक्षा में संसाधनों की बेतुकी मात्रा का निवेश करते हैं, ताकि ये देवता भविष्य का निरीक्षण न कर सके और अपने प्रतिद्वंद्वियों के बारे में संभावित जानकारी प्राप्त न कर सके। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अतीत में, जब बहनों ने ये भविष्यवाणी की थी, नॉसपैथियन एक गृहयुद्ध से गुजर रहा था, और उसके कारण आयाम की सुरक्षा कमजोर थी। इस पर ज्यादा मत सोचो, ये भविष्यवाणी पूरी तरह बकवास है। आखिरकार, अंत के देवता के रूप में, फेनरीर को बच्चा नहीं हो सकता। एफ्रोडाइट ने झुंझलाहट में कहा, हालांकि यह कहना कि लड़ाई इतनी तीव्र होगी कि यह अंतरिक्ष और समय में नुकसान पहुंचाएगी, काफी चिंताजनक है। उसने सोचा, ये सच है। समय और स्थान इतनी नाजुक चीजें नहीं हैं कि उन्हें इतनी आसानी से तोड़ा जा सके, अमातेरासु ने समर्थन किया। खैर, यह जरूरी नहीं कि सच हो, विक्टर ने धीरे से कहा। यह सच नहीं है, वेलेनोरा ने अधिक व्यवहारिक लहजे में यही बात कही। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हल्के से मुस्कुराए, जब वेलेनोरा ने समूह की ओर देखा और कहा,
सामान्य मामलों में समय और स्थान को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन हम दो ऐसी लड़ाइयों के बारे में बात कर रहे हैं जो एक दूसरे के बहुत करीब हैं और जिनमें अंत के दो देवता शामिल हैं, ऐसे प्राणी जो सब कुछ मिटा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने आसपास के स्थान को भी। उनका युद्ध इतना तीव्र हो सकता है कि अनजाने में भी इससे आसपास के अंतरिक्ष और समय को क्षति हो सकती है। केवल ये तथ्य कि हम कह रहे हैं कि ओडिन और थोर अंत के दो देवताओं से लड़ेंगे हास्यास्पद है। वे इतने मजबूत नहीं लगते, एलेनोर ने कहा। यह ताकत के बारे में नहीं है, हनी। विक्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। यह दिव्य अवधारणाओं और रणनीति के बीच संगतता के बारे में है। उदाहरण के लिए फेनरा के साथ लड़ाई में, जब तक आप उसके पंजे के हमलों, उसके काटने और उसके मुंह से आने वाले बिजली के विस्फोटों से बचते हैं, तब तक कठिनाई का स्तर किसी भी जानवर से लड़ने के समान ही होता है जो उच्च श्रेणी के देवता से लड़ सकता है। और मेरे वर्तमान प्रशिक्षण के अनुसार वह सामान्य से थोड़ा अधिक सक्षम हो सकता है, लेकिन उसका स्तर बहुत अधिक नहीं बदला है। बेशक, अगर वह मेरे द्वारा सिखाई गई रणनीति का उपयोग करता है और अपने दुश्मन को उसके आकार को कम करके और मानव रूप में लड़कर आश्चर्यचकित करता है, तो कठिनाई का स्तर दूसरी पीढ़ी के आदिम देवता के स्तर तक बढ़ जाता है। विक्टर ने सोचा। हर कोई जानता था कि फेनरा जैसी समस्याग्रस्त शक्तियों वाले प्रतिद्वंद्वी से निपटने के दौरान एक मानव प्रतिद्वंद्वी से लड़ना एक विशाल भेड़िए के समान प्रतिद्वंद्वी से लड़ने से ज्यादा मुश्किल था, जिसके पास हमला करने के लिए कई खुले क्षेत्र थे। जोर्मुनगंदर के बारे में मैंने जो देखा, उसके अनुसार उसे भी फेनरीर जैसी ही समस्या है। जब तक इन प्राणियों के दुश्मन उनके अंत आच्छादित हमलों से बचने में सक्षम है, तब तक वह एक समस्याग्रस्त प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, मुख्य रूप से उसके विशाल शरीर के कारण। इतने बड़े लक्ष्य के साथ बहुत सारे स्थान हैं जहां थंडर गॉड हमला कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। वास्तव में वह अपने विशाल शरीर के कारण फेनरीर से भी अधिक आसान हो सकता है। हालांकि ये केवल अनुमान है। जोमुनगंदर का जहर काफी प्रसिद्ध है, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह जहर उसे भी प्रभावित कर सकता है या नहीं। विक्टर फेनरीर की शक्ति के बारे में आश्वस्त हो सकता है क्योंकि उसने एक बार उससे लड़ाई की थी, लेकिन जोमुनगंदर के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। और ये देखते हुए कि ओडिन कितना सतर्क है, मुझे यकीन है कि उसने और थोर ने अपने नियत दुश्मनों से लड़ने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण लिया है। विक्टर का स्वर विडंबनापूर्ण हो गया जब उसने भाग्य के बारे में बात की। दिव्यता, उन्होंने समझाया। ईएमडी के देवता से लड़ना वैसा ही है जैसे एक नश्वर मनुष्य का एक देवता से लड़ना। जो चीज ईएमडी के प्राणियों को इतना भयानक बनाती है, वह उनकी ताकत नहीं बल्कि उनकी दिव्यता है। उन्होंने समझाया। ईएमडी के देवता से लड़ना वैसा ही है जैसे एक नश्वर मनुष्य का एक देवता से लड़ना। एक भी गलती उनके अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा सकती है। इसलिए जब तक आप आवश्यक सावधानियां बरतते हैं, दोनों देवताओं को वश में करना और यहां तक कि उन्हें सील करना भी उतना मुश्किल नहीं है। अंत के देवता को मारना असंभव था। आप उस व्यक्ति को कैसे मार सकते थे जो हर चीज के अंत की अवधारणा का प्रयोग करता है? केवल मृत्यु ही इन देवताओं को मार सकती थी। लेकिन यदि कोई विरोधी शक्ति लगाई जाए तो आप अंत के देवता को मिटा सकते हैं। आरंभ की दिव्यता के साथ इन प्राणियों को एक नई शुरुआत देना संभव है, अनिवार्य रूप से उन्हें मारना ताकि वे एक नई यात्रा शुरू कर सकें। ये काफी भ्रामक है, लेकिन सृष्टि में सब कुछ ऐसा ही है। आदिमानवों द्वारा बनाई गई कुछ भ्रामक बकवास, और अब उन्हें इसका अर्थ समझने का प्रयास करना होगा, अन्यथा वे अपनी समस्याओं से निपट नहीं पाएंगे। मैं समझ गई। अब मुझे ठीक से समझ आ गया है कि हम किससे निपट रहे हैं। एलेनोर ने सिर हिलाया। जब उसने विक्टर की व्याख्या सुनी, तो उसे उन प्राणियों के खतरों का एहसास हुआ जो अंत की अवधारणा को संचालित करते थे। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि टाइफॉन से निपटना फेनरीर या जोर्मुनगंदर से निपटने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। आखिरकार टाइफॉन की पूरी बाहरी परत एंड एनर्जी से पूरी तरह ढकी हुई है, इस प्रकार यह अपने विपरीत कॉन्सेप्ट के अलावा किसी भी चीज के लिए अनिवार्य रूप से अजेय है। हालांकि इससे निपटना काफी आसान है जब तक आपके पास मेरी तरह खर्च करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा है। केवल सहज वृत्ति पर कार्य करने वाले तर्कहीन राक्षस की चेतना की कमी के कारण, यदि आप उसे आयामों के बीच शून्य में फेंक देते हैं, जहां कुछ भी नहीं है, तो वह हमेशा के लिए वही रहेगा जब तक कि वह एक नया आयाम खोजने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली न हो जाए।
ऐसा कुछ जो फेनरर और जोरमुंगंद्र के साथ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वे अधिक बुद्धिमान थे और यह जानते थे कि प्रवेश करने के लिए नए आयाम की तलाश में अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाए। टाइफॉन ने गया की बात इसलिए सुनी क्योंकि उसे शुरू से ही देवी ने ऐसा करने के लिए प्रोग्राम किया था, क्योंकि वह वास्तव में ज़ियुस को मारने के लिए बनाया गया एक हथियार था। बेशक विक्टर को इस बात पर संदेह नहीं था कि इसमें एक छोटा सा हिस्सा गया कि माँ देवी होने या उसके अपने बेटे से प्यार करने से भी था। इसके अलावा, क्योंकि टाइफॉन की चेतना अपेक्षाकृत छोटी थी, उसे एक ऐसा बच्चा माना जा सकता था जो अपनी माँ की बात सुनता था, लेकिन वह जानता था कि सबसे बड़ा कारण ये था कि गया ने उसे इस तरह से प्रोग्राम किया था। भविष्य में जब अंत के देवताओं से निपटना हो तो उनकी कमजोरियों को देखें और उनके सभी हमलों से बचें। अहंकारी न बने, उनके शरीर अत्यंत मजबूत हो सकते हैं, लेकिन अंत के देवता के लिए हमारा शरीर कागज के समान है। यही सलाह हमारे भावी शत्रुओं पर भी लागू होती है। केवल एक अहंकारी मूर्ख ही ऐसे शत्रु के आक्रमण को स्वीकार करेगा जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। अपने मन की रक्षा अपने भावी देवताओं से करो और अपनी आत्मा की भी उसी से रक्षा करो। उच्च स्तरीय युद्ध में तुम्हारा शरीर सबसे अधिक नाजुक नहीं होता, बल्कि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी चेतना सबसे अधिक नाजुक होती है। उन्होंने बहुत गंभीर भाव से सलाह दी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने एक ही समय में 3 बड़े देवताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, विक्टर के पास इस बारे में बात करने का बहुत अधिकार था, और आसपास की लड़कियां उसकी सलाह को ध्यान से सुनती थीं। चिंता मत करो, डार्लिंग। हम ये सलाह नहीं भूलेंगे, वायलट ने लड़कियों की ओर से कहा। विक्टर ने चारों ओर देखा और महिलाओं के गंभीर हाव भाव देखकर संतुष्ट होकर सिर हिलाया। अच्छा, बस अगर कुछ भयानक हो जाए तो मैं कुछ करूंगा। एक सिस्टम ताकि अगर दुश्मन के साथ टकराव में तुम्हारा भौतिक शरीर मर भी जाए तो तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहेगी और मेरे पास वापस आ जाएगी ताकि मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर सकूं। अपनी आत्मा के नर्क या स्वर्ग जाने की उम्मीद करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। विक्टर को सृष्टि के बारे में और भी अधिक जागरूकता प्राप्त करने के बाद यह एहसास हुआ। जिस क्षण से कोई आत्मा आदिमों द्वारा निर्मित प्रणाली में प्रवेश करती है, उस मृत आत्मा को चिन्हित किया जाएगा, और कोई भी अपनी पत्नी की आत्मा पर निशान नहीं लगाएगा। वे उसकी अपनी हैं, मन, शरीर और आत्मा। और विक्टर के पास पहले से ही यह योजना थी कि इसे कैसे पूरा किया जाए। सब कुछ सोल मैरिज पर निर्भर करेगा। मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी सभी पत्नियों से शादी करनी चाहिए। शायद अगली बार जब हम साथ सोएंगे तो मैं इस बारे में बात करूंगा। विक्टर ने सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप प्रिमोर्डियल के डोमेन में हस्तक्षेप करने की योजना बना रहे हैं? विलेनोरा ने अविश्वास में पूछा। कोई भी मेरी पत्नियों और बेटियों की आत्मा नहीं लेगा, यहां तक कि शापित आदिमानव भी नहीं। उसके ब्रह्मांडीय भयावह रूप के कारण उत्पन्न दृढ़ विश्वास और विकृत आवाज ने वहां उपस्थित सभी महिलाओं में भयंकर सिहरन पैदा कर दी, जबकि उनके दिल अत्यधिक उत्तेजना से तेजी से धड़कने लगे। इस अधिकार बोध ने उनके अंदर कई तरह से गर्माहट पैदा कर दी। वे उसके स्नेह और प्यार से मधुरता महसूस करने लगे, साथ ही उन्हें अपने पास रखने की उसकी इच्छा से भी वे उत्तेजित हो गए। हाँ, वे सामान्य नहीं थे, लेकिन ये बात सभी को शुरू से ही पता थी। यहां तक कि वेलेनोरा और अमातरासु, जो इस अधिकारपूर्ण और पागलपन भरे प्रेम की खाई में नए थे, भी इससे अछूते नहीं रहे। प्रिय, तुम इस तरह बात नहीं कर सकते। वायलट ने अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रख लिए। उसका चेहरा लाल हो गया था, और वह जोर से गर्म हवा की सांस ले रही थी, जबकि उसकी आंखें 2 बैंगनी काले छेदों की तरह लग रही थीं। तुम मुझे बहुत उत्साहित कर रहे हो। विक्टर के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। इतने लंबे समय के बाद भी वायलट कभी नहीं बदली। उसका सार पहले दिन से ही वैसा ही था जब वह उससे मिला था। विक्टर ने अपनी उंगली से इशारा किया और वायलट अपनी जगह से उठकर उसकी गोद में आ गई। तुरंत ही महिला ने उसे गले लगा लिया और उसकी गर्दन को जोर से सूंघने लगी। विक्टर ने उसके बालों को सहलाया। कभी मत बदलना, वायलट। कभी मत बदलना। हम्फ, मैं नहीं करूंगा। मैं जो कुछ भी करता हूं वह डार्लिंग के लिए है। ये सारा उबाऊ काम, ये सारी जिम्मेदारियां, ये सब डार्लिंग के लिए है। और निश्चित रूप से हमारे परिवार के लिए। मैं जानता हूं। मैं सब कुछ जानता हूं, तुम्हारे सारे प्रयास, तुम्हारे सारे संघर्ष। आखिरकार, मैं हमेशा देख रहा हूं।
उसकी नजर रूबी, स्कैथर, एफ्रोडाइट, एलोनोर और साशा पर गई, जिससे महिलाएं थोड़ा कांप उठी क्योंकि उन्हें उसके शब्दों का मतलब समझ में आ गया था। अगले ही क्षण महिलाओं के चेहरे पर और अधिक लालिमा छा गई, बिल्कुल वायलट की तरह, क्योंकि वे काम वासना से जलने लगी। ये देखकर वेलेनोरा और अमातेरासु ने मन ही मन अपना सिर हिलाया और सोचने लगे कि क्या एक दिन वे भी ऐसे दिखेंगे। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि उनके ये विचार कितने सही थे। दूसरी ओर अन्ना बस हर चीज को थोड़ा बहुत हिसाब किताब और सौम्य नजरों से देख रही थी। उसके दिमाग में विचार चल रहे थे, ऐसे विचार जो सिर्फ वही जानती थी। अध्याय 942, अधोलोक की देवी हेला। नर्क का किला, नर्क का निजी कक्ष। सोफे पर बैठी नॉज अंडरवर्ल्ड की देवी तटस्थ दृष्टि से चटकती हरी आग को देख रही थी। जब चटकती हरी आग उसकी आंखों की रेटिना से परावर्तित हो रही थी, तो वह पूरी तरह से विचारों में खोई हुई लग रही थी। इस समाधि में रहते हुए उसे आवाजें सुनाई देने लगी, आवाजों की आवाजें, ऐसी आवाजें जिन्हें वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वे उसके पिता ओडिन और थोर की घृणित आवाजें थीं। साथ ही कई अन्य नॉर्स देवी देवताओं की आवाजें भी थीं जो हमेशा उसके पीछे से बोलते थे जब वह ओडिन द्वारा खुद पर लगाए गए इस जेल से बाहर निकलने के बाद नरक में जाती थी। सबका पिता कितना मूर्ख है, अपनी महानता के भ्रम में, अपने अमर अहंकार में खोया हुआ। वह ये नहीं समझ पाया कि नर्क को नर्क में कैद करके वह उसे शक्ति देने के समान होगा, इतनी शक्ति कि वह उचित समय पर बदला ले सके। उसका पिता एक निकम्मा इंसान था जो ओडिन की मर्जी के मुताबिक काम करता था, एक गंदा कायद जिसकी एकमात्र असाधारण हिम्मत अपनी ही मां से शादी करना थी, जो डर की देवी थी। विडंबना यह है कि उसके जैसा कायद डर की देवी का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम था। खैर, ऐसा नहीं है कि उसकी मनोरोगी मां कोई बेहतर थी, एक महिला जो केवल अपने द्वारा बनाए गए राक्षसों की परवाह करती थी। हे, यह तो ओलंपस पर आने वाली सबसे बड़ी आपदाओं का जनक बनने के योग्य है। हेला के व्यंग्यात्मक विचार उसके तिरस्कार और घृणा के भाव की तरह ही स्पष्ट थे। वे सड़ रहे थे। समय की देवी होने के नाते वह अच्छी तरह जानती थी कि ओडिन का रवैया कितना बेवकूफी भरा था। भविष्य है, वह ओडिन से नफरत करती थी। वह इस तथ्य से नफरत करती थी कि एक देव राजा होने के बावजूद वह इतना कायर था कि एक देवी द्वारा दी गई बेवकूफी भरी भविष्यवाणी का पालन करने के लिए जो उसके अपने देवताओं में से भी नहीं थी। एक गंदे नपुंसक के योग्य रवैया जो सत्ता से चिपका हुआ था, एक बुरे आदमी के योग्य रवैया जिसके अंतरंग कार्य इतने सड़े हुए थे कि वे सड़ रहे थे। समय की देवी होने के नाते वह अच्छी तरह जानती थी कि ओडिन का रवैया कितना मूर्खतापूर्ण था। भविष्य को परिभाषित नहीं किया गया है, ये वर्तमान में प्राणियों का दृष्टिकोण है जो भविष्य को परिभाषित करता है, और यह नियम अमर पर लागू होता है, और लंबे समय तक भविष्य को देखने में सक्षम नहीं होने के बावजूद बहुत सारी ऊर्जा की मांग करता है, और निषिद्ध है। समय आदिमों का एक विशेष उपकरण है, यहाँ तक कि उसकी जैसी देवी भी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन समय का अपनी इच्छानुसार उपयोग न कर पाने के कारण वह ये समझने के लिए पर्याप्त समय का उपयोग कर सकती है कि ईश्वर राजा के रूप में जानी जाने वाली जाति कितनी मूर्ख है। ओलंपस का बलात्कारी, नॉस का नपुंसक जिसने ज्ञान के लिए आंख का आदान प्रदान किया और फिर भी मूर्ख बना हुआ है। हिंदू देवताओं का कायद जिसका एकमात्र प्रशंसनीय रवैया विनाश के देवता की बात सुनना है। वे सभी मूर्ख थे, मूर्ख जो एक ऐसी भविष्यवाणी से नियंत्रित थे जिसका अस्तित्व ही नहीं था। हे, कोई आश्चर्य नहीं कि गया को भविष्यवाणियां करना इतना पसंद है, क्योंकि वह एक आदिम है। मूर्ख देवता उसके शब्दों का पालन बत्तख के बच्चे की तरह करेंगे। वह अपने पिता से नफरत करती है जो उसे और उसके भाई बहनों को इस दयनीय स्थिति में छोड़ने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उसने ये नौकरी नहीं चुनी, उसे इसके लिए मजबूर किया गया था, लेकिन ये ठीक है कि वह इसके साथ काम कर सकती है। वह बच्ची नहीं है जो अकेलेपन के कारण रोएगी। ओडिन, उसके पिता, उसकी माँ, असगार्ड, सभी उसके और उसके भाइयों के सामने गिर जाएंगे। राग्नारोक अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तभी मैं अपनी आजादी की गारंटी दे सकता हूँ। जब तक अहंकारी देवता मौजूद हैं, जिनके गधे में लंड है, वह और उसके भाई कभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाएंगे। उन्होंने अतीत में जो किया है, उसका भुगतान केवल खून से किया जा सकता है। वह ओडिन की खोपड़ी चाहती है, और लोकी को अपना नया सजावटी कप बनाना चाहती है, और वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये वास्तविकता नहीं बन जाती। ये शर्म की बात है कि कमीना डायब्लो असफल हो गया। मैं तो बिफ्रोस्ट को तोड़ने के लिए काफी दूर तक गया था।
लेकिन फिर भी वह हार गया। बेकार बेवकूफ, उसने अपनी महान योजना के बारे में इतना बात की कि अंत में वह एक बेकार कुतिया की तरह हार गया। वह कौन था जिसने वास्तव में उसे हराया था? ओह हाँ, मुझे याद है। अराजकता का ड्रैगन देवता। कितना घमंडी नाम है, पहले आदिकाल से किसी को भी अराजकता की उपाधि नहीं मिली है। मेरे दिल में इतनी नफरत है। जैसे कि नाम ही इस प्राणी को बुला सकता है। उसने अपने पीछे से एक मनोरंजक आवाज सुनी। जल्दी से अपना चेहरा घुमाते हुए उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया। उसने एक आदमी को पूरा काला सूट पहने देखा। वह आदमी सुंदरता का अवतार लग रहा था। उसने कभी भी भगवान की एक पुरुष प्रजाति को उसके जितना सुंदर नहीं देखा था, लेकिन अब यह महत्वपूर्ण नहीं था। वह आदमी अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठा था। क्षमा न किया गया। उसकी आंखों में एक प्रसन्नतापूर्ण भाव चमक उठा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके मन की बात पढ़ सकता है। इसका प्रमाण ये था कि वह कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और भी अधिक सहज हो गया। ऐसा लगता है जैसे आप नफरत की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने डियाब्लो के साथ काम किया। हेला की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बहुत कम लोगों को डायब्लो के साथ उसके जुड़ाव के बारे में पता था। हाँ, उसने राक्षसों के आक्रमण के नाजुक क्षण में बिफ्रोस्ट पर हमला किया। इस प्रकार ओडिन की सेना को आयामों के शून्य से यात्रा करने से रोक दिया। लेकिन इस हमले और राक्षसों के आक्रमण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। आखिरकार बाहर से ऐसा लग रहा था कि हेला ने इस तथ्य का फायदा उठाया कि आक्रमण ने नॉर्स देवताओं को आश्चर्यचकित कर दिया। आप यहाँ अंदर कैसे आए? आपने मुझे आमंत्रित किया। वह मुस्कुराया जैसे कि उसे कुछ बहुत ही मनोरंजक लगा हो। और मैं बस अंदर चला आया। हेला ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। नॉर्स रून्स द्वारा संरक्षित एक स्थान और 3 एंड देवताओं द्वारा संरक्षित, सचमुच इस जगह को असगार्ड की तुलना में दुनिया में सबसे अधिक संरक्षित बनाता है। और वह बस कहता है कि वह यहाँ ऐसे आया था जैसे कि यह एक आम जगह हो। यह आधिकारिक है, अपने पिता के बेहद मुख का मारने लायक चेहरे और उस बूढ़े हिजड़े की तरह। वह वास्तव में उस परेशान करने वाले सुंदर प्राणी के चेहरे पर मुख का मारना चाहती थी। इस शापित देवमंडल के सभी राज्यों के नाम पर वह इतना सुंदर क्यों था? यह समझ में नहीं आता। अगर वह पुरुष और सुंदर विशेषण को जोड़ती तो इस प्राणी का चेहरा निश्चित रूप से उसके दिमाग में आता। तुम्हें अपने विचार सुनना बहुत पसंद है, हो। उसने अपने पैर क्रॉस किए और अपना चेहरा अपने दाहिने हाथ पर टिकाते हुए एक छोटी कोमल मुस्कान दिखाई। मैं उस भावना को समझ सकता हूँ। जब मैं प्रशिक्षण ले रहा होता हूँ तो मैं भी अक्सर यही करता हूँ। हेला को खुद से बहुत नफरत हो रही थी क्योंकि उसे यह साधारण सा इशारा बहुत प्यारा और प्यारा लगा था, और वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पा रही थी कि उसे इतना प्यारा कुछ पाकर अंदर से मर जाना चाहिए। वह इतना लापरवाह क्यों है? वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है जैसे मैं उसका पुराना दोस्त हूँ? और इससे भी बेहतर, वह मेरी सीट पर कितनी देर तक रहेगा? वर्तमान स्थिति ऐसी थी मानो सबसे बहिर्मुखी और सामाजिक छात्र उस छात्र के संपर्क में आ गया जो बेहद अंतर्मुखी था और दूसरों की मौजूदगी को पसंद नहीं करता था। वे पानी और शराब की तरह थे, बेहद असंगत। लेकिन जिस तरह प्रकाश अंधकार के बिना नहीं रह सकता, वैसा ही अंधकार के बारे में भी कहा जा सकता है। इस मामले में एकमात्र अंतर यह है कि इस अंधकार ने इतने लंबे समय से प्रकाश नहीं देखा है कि यह नहीं जानता कि गर्मी के इस स्रोत की अचानक उपस्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है, इसलिए इसने वैसी ही प्रतिक्रिया की जैसी कि यह हमेशा से करता आया है, शत्रुता के साथ। हेला ने डंडे को अपने हाथ में कस लिया। तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ सिर्फ बात करने तो नहीं आए हो, है ना? लेकिन विक्टर कौन था? वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कई अत्यंत जुनूनी यंडारेस से निपट सकता था। इस कठिनाई स्तर की तुलना में एक अकेले यंडारेस से निपटना काफी आसान था। चेहरे पर वही मुस्कान लाते हुए उन्होंने कहा, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ। हेला ने उसे बेहद उलझन में देखा। एक पल के लिए वह अपना पोकर चेहरा बनाए रखना भी भूल गई। आखिरकार उसके दिमाग में यह संभव नहीं था कि इस आदमी जैसा प्राणी यहाँ आकर बात करे, है ना? सब कुछ के बावजूद यह एक तथ्य था कि वह एक नॉर्स थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि युद्ध अवसर लाता है, ऐसे अवसर जिनका दूसरे देवता लाभ उठाना चाहेंगे। हेला ने एक पल के लिए सोचा कि यह एक झूठ होगा, लेकिन वह उस आदमी से किसी भी तरह का झूठ नहीं पकड़ सकी। और ईमानदारी से कहें तो उसकी शक्ति वाले किसी व्यक्ति को उससे झूठ बोलने की जरूरत नहीं होगी।
अगर वह उससे कुछ चाहता तो वह पहले ही उसे प्राप्त कर चुका होता। उसने ऐसा करने के लिए पर्याप्त क्षमता का प्रदर्शन किया। आखिरकार वह इस जगह में 3 जानवरों की मांद में अकेला ही प्रवेश कर गया था। यह विचार भोला लग सकता है, लेकिन वास्तव में मजबूत प्राणियों को अगर कुछ चाहिए तो योजना बनाने की जरूरत नहीं होती। वह बस वही प्राप्त करेगा जो वह चाहता है, और हर कोई बिना कुछ किए चुप रहेगा। वह जानती है कि उसके सामने वाले आदमी के पास यह विशेषाधिकार है। आखिरकार वह इस युग का सबसे शक्तिशाली अलौकिक प्राणी है। इन कारणों से उसने विक्टर की बातों पर पूरी तरह से भरोसा किया, और इस वजह से वह निरुत्तर रह गई। हेला ने पलकें झपकाई और जिस मिलीसेकंड में उसने अपनी आंखें बंद की, उसी समय वह आदमी गायब हो गया। मैं समझ गया। ये काफी दिलचस्प कलाकृति है। जब उसने अपने बहुत करीब से आवाज सुनी तो वह कांप उठी। उसने अपना चेहरा घुमाया और देखा कि वह आदमी उसके साथ उसी सोफे पर बैठा था और दिलचस्पी भरी आंखों से उसके स्टाफ को देख रहा था। मैं प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकी। वह उससे बहुत अधिक श्रेष्ठ था। यदि उसके चलने के तरीके को ध्यान में रखा जाता तो वह पहले ही समाप्त हो चुकी होती, और उसे पता भी नहीं चलता कि यह कैसे हुआ। तुमने अपने भाई के नुकीले दांतों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन तुम उस कलाकृति को कैसे छू सकती हो? जहां तक मैं देख रहा हूं, तुम कोई अंत देवी नहीं हो। यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। हेला ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। चिंता मत करो, मैं कल्पना कर सकता हूं कि क्या हुआ। अगर तुम इसके बारे में सोचो तो यह वास्तव में काफी आसान है। इस कलाकृति को छूने की आपकी क्षमता का उत्तर अंगरबोर्डा में है, वह महिला जिसने 2 प्राणियों को जन्म दिया। विक्टर ने हरी आग को देखा। नवजात देवताओं की तरह इस देवता की दिव्यता केवल तभी खोजी जाएगी जब वह दुनिया में आएगा। लेकिन इन नवजात देवताओं के विपरीत एंड प्राणी शुरू से ही थोड़ी एंड ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। विक्टर का स्पष्टीकरण सुनकर हेला कांप उठी, लेकिन उसने उदासीन और तटस्थ बने रहने की पूरी कोशिश की। अंत की ये छोटी मात्राएं आपको, और शायद अंगरबोर्डा को भी, इस ऊर्जा के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए पर्याप्त थी, जो सिद्धांत रूप में केवल तभी समर्थित हो सकती थी जब किसी के पास बिगिन की दिव्यता हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं गलत हूं? उसने झुंझलाहट भरी मुस्कान के साथ पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे कहना होगा कि आपकी कल्पना शक्ति बहुत तीव्र है, आप पूरी तरह से गलत हैं। उसने उदासीन, तटस्थ चेहरे के साथ कहा, अगर वह किसी को बेवकूफ बना सकती थी, लेकिन विक्टर जैसे किसी व्यक्ति को नहीं जो एक सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति था। विक्टर की मुस्कान केवल मनोरंजन में ही बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बेहद मनोरंजक चीज को देख रहा हो, और हेला अब उसके चेहरे पर तमाचा मारना चाहती थी। उसे एहसास हुआ कि वह उसे बेवकूफ बनाने में सफल नहीं हुई थी जैसा उसने सोचा था। कितना परेशान करने वाला आदमी है, वह यहाँ क्यों है? क्या वह सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए यहाँ है? वह असंतुष्ट महसूस कर रही थी। वह यहाँ पूरी तरह से अपरिचित क्षेत्र में थी, और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसने फिर से अपनी आंखें झपकाईं, और पहले की तरह वह गायब हो गया, और चिमनी के पास प्रकट हुआ। उसने अपनी बाहें पार की और अपने शरीर को चिमनी के बगल में टिका दिया। तुम भाइयों का अस्तित्व बहुत खास है, एक असामान्य देवी जिसका मृत्यु और समय से बहुत गहरा संबंध है। उसके हाथ में एक पेड़ का तना दिखाई देता है, और वह उसे चिमनी में फेंक देता है, जिससे आग थोड़ी और तीव्रता से जलने लगती है। और 2 भाई जिनका एन से संबंध है। आदिकालीन मृत्यु तुम्हें बहुत पसंद करती है। मुझे आश्चर्य है कि क्यों। कौन जानता है? अगर तुम इतनी उत्सुक हो तो उससे क्यों नहीं पूछती? हेला ने नाक भान सिकोड़ी। नहीं, ऐसा करने में क्या मजा आएगा? विक्टर मुस्कुराता है। सृष्टि के रहस्यों को धीरे धीरे समझा जाना चाहिए, आप जानते हैं। बस इस तरह आप समय के साथ ऊब नहीं जाएंगे। वह उन प्राणियों में से एक था जिसके मस्तिष्क में अनेक प्राचीन प्राणियों की स्मृतियां थीं। वह अच्छी तरह जानता था कि ऊब कितनी घातक हो सकती है, इसलिए हमेशा चुनौतियों और खोजों का होना आवश्यक था। इस कारण से वह सृष्टि के बारे में अधिक जानने की जल्दबाजी में नहीं था। एक लक्ष्य रखें, लेकिन साथ ही यात्रा का आनंद भी लें। विक्टर इस विचार के बहुत पक्षधर थे। ऐसा लगता है कि आप बोरियत के खतरों को अच्छी तरह जानते हैं। विक्टर ने फिर से उसकी ओर देखा। उसकी काली, लाल बैंगनी आंखें खुशी से चमक उठी। हाँ, सचमुच।
अपनी आंखें अधिक देर तक खुली न रख पाने के कारण हेला ने अपनी आंखें झपकाईं और पहले की तरह विक्टर गायब हो गया। ऐसा लगता है कि आप सचमुच पढ़ने के शौकीन हैं। हेला ने अपना चेहरा पीछे घुमाया और देखा कि विक्टर वहीं खड़ा उसकी किताबों की शेल्फ को देख रहा था। अन्य भाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए एक भाई का बुद्धिमान होना आवश्यक है। ऐसा भाईचारा। विक्टर किताबों पर अपनी उंगली टैप करते हुए बाईं ओर चला गया। आखिरकार वह एक किताब पर रुका जो पुरानी नॉज में लिखी थी, द कॉमन एंड द नोबल। कोई आश्चर्य नहीं कि जब आपने उसे बुलाया तो फेनरिर ने समर को इतनी जल्दी छोड़ दिया। उसने किताब ली और उसे खोला। तुम्हारे भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसीलिए तुम यहाँ हो। तुम देखना चाहते थे कि फेनरिर की बहन किस तरह की इंसान है। खैर, आप गलत नहीं हैं। लेकिन साथ ही यह सही भी नहीं है। आपका क्या मतलब है? मुझे तुम में बहुत समय से दिलचस्पी थी, हेला। विक्टर किताब बंद करके उसे शेल्फ पर रख देता है, फिर वह दूसरी किताब लेता है और उसे खोलता है। तुम में मेरी दिलचस्पी उसी क्षण से थी जब मैंने डायब्लो के अस्तित्व को आत्मसात किया था और उसकी यादें देखी थी। पता चला कि यह एक अच्छा अवसर था, इसलिए मैं यहाँ आया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गई। इसीलिए तुम्हें मेरे संबंध के बारे में पता है। हेला अब समझ सकती थी कि उस आदमी को डायब्लो के साथ उसके संबंध के बारे में कैसे पता चला। दिलचस्प। ऐसा लगता है कि आप प्रोजेनिटर पिशाच की क्षमताओं के बारे में नहीं जानते हैं। हेला ने आंखें घुमाई। कृपया, मेरे पास सामान्य प्रजनन घोड़े की तुलना में थोड़े अधिक मजबूत घोड़े के बारे में चिंता करने के बजाय और भी महत्वपूर्ण काम है। विक्टर हल्के से हंसा। प्रजनन घोड़ा, है ना? खैर, तुम गलत नहीं हो। प्रोजेनिटर एक ऐसा प्राणी है जिसे अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। हेला के अहंकारी शब्द वैध थे। पिशाचों का पूर्वज एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है जो किसी देवता की आत्मा पर हमला कर सकता है। लेकिन हेला की तुलना में, जिसके दो शक्तिशाली भाई हैं जो सचमुच किसी प्राणी को अस्तित्व से मिटा सकते हैं, और वह स्वयं मृत्यु और समय की देवी है जो बहुत शक्तिशाली है। एक पूर्वज पिशाच अपर्याप्त और अपर्याप्त लग रहा था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास नश्वर के बारे में चिंता करने से कहीं अधिक महान लक्ष्य है। लक्ष्य है अपने देवताओं के समूह का विनाश। जब विक्टर ने इसे परिप्रेक्ष्य में रखा, तभी उसे वास्तव में यह महसूस हुआ कि वह कितना अधिक शक्तिशाली हो गया था। अब वह एक रक्त ड्रैगन था, एक महान पिशाच और एक सच्चे ड्रैगन का एक आदर्श मिश्रण। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि वह स्वयं एक उच्च स्तर का देवता था, जिसके भीतर एक दुर्लभ रूप था, जो लवक्राफ्ट की पुस्तक के बाहरी देवताओं से सीधे निकला हुआ प्रतीत होता था। हाँ, उन्होंने ब्रह्मांडीय भय के अपने रूप को दुर्लभ रूप कहने का निर्णय लिया। आखिरकार, इस रूप का अस्तित्व ही प्राणियों को पागल बना देता था और आसपास की सृष्टि स्वयं पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती थी, जिससे जहां पहले व्यवस्था थी, वहां अराजकता उत्पन्न हो जाती थी। दुर्लभ रूप, यह एक उपयुक्त नाम था। अध्याय 943। क्या हम उसका अपहरण कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वे जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक तैयार हैं, स्कैथर ने टिप्पणी की जब उसने निक्स के दृष्टिकोण को दर्शाने वाले होलोग्राम को देखा, जो वर्तमान में असगार्ड में था। ओडन इस संघर्ष के लिए वर्षों से तैयारी कर रहा है। अगर कोई एक चीज है जो उसमें और जियुस में समान है, तो वह है व्यामोह। लेकिन जियुस के विपरीत, जो मैटिस के लिए तैयारी करने को छोड़कर बहुत खराब है, ओडिन को ऐसी कठिनाइयां नहीं है। वह वास्तव में एक देव राजा है, जियुस की तरह एक तुच्छ बहाना नहीं है, एफ्रोडाइट ने टिप्पणी की। उस वाक्य में इतनी सारी बातें थी कि एलेनोर ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्णय लिया, और उसने केवल इतना कहा, क्या आपको लगता है कि यह सेना हेला का सामना करने के लिए पर्याप्त होगी? होलोग्राम में सैकड़ों निर्जीव काले कवचधारी योद्धाओं को दिखाया गया था जिनमें आत्माएं थीं। ये वे योद्धा थे जिन्हें वल्लाह नहीं भेजा गया था, लेकिन वे देवताओं की कठपुतली बनने के लिए पर्याप्त उपयोगी थे। एक नजर में ही वह 100,000 से ज्यादा योद्धाओं की गिनती कर सकती थी, और अगर आप उन लोगों को भी गिने जो वल्लाह तक पहुंच चुके थे, तो ये संख्या और भी ज्यादा थी। बेशक, देवताओं का तो कहना ही क्या। मुझे नहीं पता, स्कैथर ने जवाब दिया। हमने हेला की सभी सेनाओं को भी नहीं देखा है। उसके पास कुछ छिपे हुए कार्ड हो सकते हैं। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि सबसे मजबूत पैंथियन में से एक पर हमला करने वाले के पास बैकअप योजनाएं नहीं है। संसाधनों की कितनी बर्बादी है।
ये युद्ध निरर्थक है। अमातेरासु ने अपना सिर हिलाया। सेक्टर के आसन विकास के साथ अब किसी भी तरह का युद्ध होना तब विनाशकारी होगा जब यह उच्च स्तर पर पहुंचेगा। हमारे लिए ये युद्ध निरर्थक है, लेकिन उनके लिए नहीं, वायलेट बोली। वैसे भी तुम अभी तक यहाँ क्यों हो, अमातेरासु? साशा ने पूछा। क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? ओह, ये सही है। अमातेरासु पूरी तरह से भूल गया था। एफ्रोडाइट, मुझे अपने अधीनस्थों को आवंटित करने की अनुमति दें। ठीक है, आप यहाँ इस क्षेत्र के पास आवंटन कर सकते हैं, जहाँ अधिक जगह है। एफ्रोडाइट ने अमातेरासु को प्रक्रियाओं की व्याख्या करना शुरू किया और साथ ही कुछ ग्राफिक विवरण दिखाते हुए बताया कि उसे अपना क्षेत्र कहाँ बनाना चाहिए। गेह, क्या ये जगह राक्षसों के करीब नहीं है? अमातेरासु को कुछ एहसास हुआ। हाँ, क्या इससे कोई समस्या पैदा होगी? एफ्रोडाइट ने कहा। मेरे लिए तो नहीं, लेकिन मेरे अधीनस्थ मुझे इस बारे में परेशान करना बंद नहीं करेंगे, अमातेरासु ने जवाब दिया। एफ्रोडाइट ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। अमातेरासु ने सौंदर्य की देवी की ओर आंखें सिकुड़कर देखा। उसे अभी अभी एहसास हुआ था कि यह एफ्रोडाइट द्वारा किसी प्रकार का परीक्षण था, यह देखने के लिए कि क्या वह अपने अधीनस्थों को आदेश दे सकती है। हंफ, मुझे कम मत आंको। मेरे अधीनस्थ अपनी राय व्यक्त करने में सक्षम होने के बावजूद मेरे पैंथियन में अभी भी एक राजशाही संरचना है। मेरे पास कोई भी निर्णय लेने की पूरी शक्ति है, अमातेरासु ने सोचा। बहुत अच्छा, मैं इस मुद्दे को संभाल लूंगा। एफ्रोडाइट ने अपने चेहरे पर वही मुस्कान बरकरार रखते हुए सिर हिलाया। जैसे ही अमातेरासु एक सौंदर्य की देवी के बारे में बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकला, होलोग्राम ओडिन के महल को दिखाने लगा। ओह, फ्रेया और लोकी यहाँ है, अप्रत्याशित रूप से एफ्रोडाइट ने टिप्पणी की। यह अप्रत्याशित क्यों है? साशा ने पूछा। खैर, फ्रेया ने युद्ध की देवी होने के बावजूद मुझसे कहा था कि वह राग्नारोक में भाग नहीं लेगी क्योंकि उसे लगता है कि भविष्यवाणी पर विश्वास करना मूर्खता है। इस बात पर मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। जिस समय उसने ये कहा, लोकी ने भी उससे सहमति जताई थी और वही बात कही थी कि वह राग्नारोक में शामिल नहीं होगा क्योंकि वह अपने बच्चों से लड़ना नहीं चाहता था, एफ्रोडाइट ने समझाया। छल कपट के देवता की ओर से भावुकता। अप्रत्याशित, वायलेट टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सकी। लोकी बुरा नहीं है, वो तो बस एक कमीना है जो हर किसी के साथ जानलेवा शरारतें करना पसंद करता है। आमतौर पर ऐसी शरारतें उल्टी पड़ जाती हैं और अंत में उसे चोट लग जाती है, एफ्रोडाइट ने आह भरी। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि वह एक घोड़े से गर्भवती हो गया था, वायलेट ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... घोड़े की कहानी। संक्षेप में, मिथक कुछ इस तरह है, लोकी ओडिन पर एक शरारत करना चाहता था और अंत में वह एक घोड़े से गर्भवती हो गया, जिससे एक बेटे को जन्म दिया जो ओडिन का सबसे तेज घोड़ा बन गया। वायलेट ने समझाया। यदि आप अधिक विवरण चाहते हैं तो इसे गूगल पर देखें। मैं उस डरावनी कहानी को विस्तार से बताने के मूड में नहीं हूं। वह अंत में कांप उठी। साशा ने अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... मुझे ये भी नहीं पता कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं। और क्या लोकी एक पुरुष नहीं है? वह कैसे गर्भवती हो सकता है? जब उसने इस अत्याचार की कल्पना करने की कोशिश की तो उसे सिरदर्द होने लगा। खैर, देवताओं के लिए नर और मादा सापेक्ष है, हम जब चाहें लिंग बदल सकते हैं। हालांकि अधिकांश देवता एक विशिष्ट लिंग को पसंद करते हैं, लेकिन जब मौज मस्ती की बात आती है तो वे रुचि होने पर लिंग बदल सकते हैं। यही कारण है कि अधिकांश देवता उभयलिंगी हैं। उद्धरण चिन्ह ... और यहाँ मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में देवताओं की छवि इससे अधिक बुरी नहीं हो सकती, साशा ने चेहरे पर थोड़ी घृणा के साथ कहा। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि आपने अतीत में कभी अपना लिंग बदलकर पुरुष लिंग अपना लिया था? एलेनोर ने उत्सुकता से पूछा। मैंने एक बार ऐसा किया था, लेकिन मुझे यह अजीब लगा। एफ्रोडाइट ने मुंह बनाया, जैसे कि यह कोई याद हो जिसे वह भूलना चाहती हो। इसलिए मैंने सामान्य होने का फैसला किया। मैं पुरुष होने के बजाय उस स्त्री रूप को पसंद करती हूँ जिसमें मैं अस्तित्व में आई हूँ। अधिकांश देवता मेरे जैसे हैं, वे उसी रूप में रहना पसंद करते हैं जिस रूप में वे अस्तित्व में आए थे, लेकिन हमेशा ज़्यूस जैसे लोग होते हैं जो किसी भी चीज की परवाह नहीं करते हैं। जब ज़्यूस किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहा था,
तो वह किसी सुंदर आदमी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था और लिंग बदलकर महिला बन गया था ताकि वह उनके साथ मौज मस्ती कर सके। एफ्रोडाइट के ये शब्द बोलते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस जिज्ञासावश, क्या ज़ीउस का विक्टर के साथ दोस्ताना रिश्ता था? साशा ने बोलना बंद कर दिया और लगभग अपना लंच उगल दिया। छोड़ो, आखिर मैंने इसके बारे में सोचा ही क्यों? फुफु फुफु, शुक्र है कि ज़ीउस मर चुका है ना? अन्यथा उसे यातना क्षेत्र में एक अच्छी जगह मिल जाती जहां पोसेडोन और एथेना अब हैं। वायलट मुस्कुराई, लेकिन उसकी बेजान आंखें बिल्कुल भी दयालु नहीं थी। स्कैथा की आंखें एक जैसी थी, जाहिर है दोनों एक ही बात सोच रहे थे। एक प्रश्न, क्या अब आप ड्रैगन भगवान के रूप में लिंग बदल सकते हैं? विलेनोरा ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं कर सकती हूँ, एफ्रोडाइट ने सिर हिलाया। दिलचस्प, विलेनोरा मुस्कुराई। क्या आप कोशिश कर सकते हैं? क्यों? बस जिज्ञासा थी, उसने एफ्रोडाइट को देखते हुए उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एफ्रोडाइट को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। वह जानती थी कि वेलेनोरा की जिज्ञासा विशुद्ध रूप से शैक्षणिक थी और उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। एफ्रोडाइट ने अपना लिंग बदलने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और फिर से कोशिश की। एक गुलाबी शक्ति ने उसके शरीर को ढांक लिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं नहीं बदल सकता। जैसा कि अपेक्षित था, वेलेनोरा ने सिर हिलाया और अपने में कुछ नोट्स लिखते हुए कहा। क्या हो रहा है, वेलेनोरा? ये कुछ भी जटिल नहीं है। भगवान कहे जाने के बावजूद, हम सभी एक जैसे नहीं हैं, वेलेनोरा ने उत्तर दिया। उसका ध्यान किसी ऐसी बात से भटक गया जो एफ्रोडाइट को समझ में नहीं आई। एफ्रोडाइट ने एक क्षण सोचा और कहा, क्या आप ड्रैगन देवताओं और सामान्य देवताओं के बीच अंतर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, विलेनोरा ने सिर हिलाया। सामान्य देवता अपने मूल में सिर्फ उच्च स्तरीय आत्माएं हैं। उनके पास भौतिक शरीर नहीं है, और इस आध्यात्मिक प्रकृति के कारण वे आसानी से अपना लिंग बदल सकते हैं या बिना किसी परिणाम के अपनी आत्मा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन यही बात ड्रैगन्स पर लागू नहीं होती। हमारी आत्माएं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और हमारे पास भौतिक शरीर है, इसलिए हम सामान्य देवताओं की तरह आसानी से नहीं बदल सकते, जब तक कि हम कायापलट की क्षमताओं का उपयोग न करें। हालांकि वह क्षमता हमारी आत्माओं के आकार को सामान्य देवताओं की तरह नहीं बदलेगी। एफ्रोडाइट ने भौहें उठाई। क्या ये फायदा है या नुकसान? मैं इसे एक लाभ मानती हूँ। आखिरकार हमारी आत्माएं सामान्य देवताओं की तुलना में अधिक मजबूत हैं। इस मजबूती के कारण वे कम लचीले हैं, जिसका अर्थ है कि वे आत्मा के हमलों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं, विलेनोरा ने कहा जब उसके सामने एक कंसोल प्रकट हुआ और उसने तेजी से टाइप करना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सच्चे ड्रैगन वास्तव में सृष्टि के प्रिय विचलन है। आसपास की महिलाओं ने जब इस आम तौर पर ठंडी रहने वाली महिला को किसी बात पर इतना खुश देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन जल्द ही उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। यहाँ हर किसी की अपनी खासियतें थीं, और वे उन खासियतों के लिए एक दूसरे का न्याय नहीं करेंगे। मेरा एक प्रश्न है, क्या हमारे पति अन्य प्राणियों को सच्चे ड्रैगन में बदल देंगे? विलेनोरा ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। शायद वह केवल ओफिस और नीरो को ही रूपांतरित करेगा। उसके बाद वह किसी और को रूपांतरित नहीं करेगा, साशा ने कहा। साशा सही कह रही है। ये बहुत संभव है कि भविष्य में सच्चे ड्रैगन की हमारी आबादी सिर्फ हमारे बच्चे ही होंगे। वायलेट ने सिर हिलाया, साशा के शब्दों के पीछे का तर्क समझते हुए। ये स्पष्ट था कि वह प्रिमोर्डियल्स द्वारा लगाई गई सीमाओं के बारे में सोच रही थी। विक्टर को केवल अपनी वर्तमान पत्नियों को सच्चे ड्रैगन में बदलना था। वह पहले से ही विलेनोरा और अमातेरासु को बदलकर उन सीमाओं को आगे बढ़ा रहा था, ऐसा कुछ जो शायद फिर कभी नहीं होगा। नीरो और ओफिस उसकी पत्नियां नहीं होने के बावजूद, विक्टर अपनी बेटियों को ताकत की कमी नहीं होने देगा, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह उन्हें भी सच्चे ड्रैगन में बदल देगा। यह अच्छा है। अगर उसे अन्य प्राणियों को यह उपहार देने में कोई दिलचस्पी होती, तो मैं तुरंत इसके खिलाफ बोलती। जितना अधिक मैं सच्चे ड्रैगन की विशिष्टताओं के बारे में जानती हूँ, उतना ही अधिक मैं इस जाति को हमारे परिवार और केवल हमारे परिवार के लिए अत्यंत विशिष्ट बनाने के लिए वोट देती हूँ।
जबकि हम अपने दुश्मनों को हमारी जाति का शोषण करने से रोकने के लिए विभिन्न प्रतिकारात्मक उपाय करते हैं, वेलेनोरा ने कहा। प्रतिकार उपाय किसके विरुद्ध? एलोनोर ने पूछा। हमारे शरीर पर प्रयोग, एलोनोर, वायलेट बोली। उद्धरण चिन्ह ... ओह, अब एलेनोर को समझ आ गया। चूंकि सच्चे ड्रैगन सृष्टि में किसी भी चीज के साथ संगत है, इसलिए हमारे जीन का काफी शोषण किया जा सकता है। मैं हथियारों, ऊर्जा बैटरियों या यहाँ तक कि बेजान ड्रैगन सैनिकों से लेकर कई तरह की चीजों के बारे में सोच सकता हूँ जिन्हें सिर्फ हमारे बाएं हाथ से नियंत्रित किया जा सकता है। निस्संदेह वैज्ञानिक मेरे जितने चतुर या प्रतिभाशाली नहीं होंगे, लेकिन एक मूर्ख वैज्ञानिक भी यह बात समझ जाएगा, यदि उसे हमारे जीन्स के बारे में पता चल जाए। वेलेनोरा के अहंकारी शब्दों पर लड़कियों ने आंखें घुमाई, लेकिन वह गलत नहीं थी। वह महिला टेक्नोमेंसी और जेनेटिक्स में एक राक्षस थी। इसलिए इन वैज्ञानिकों को हमारे जीन का उपयोग करने से रोकने के लिए प्रत्युपाय आवश्यक है। मुझे लगता है आप पहले से ही इन योजनाओं पर काम कर रहे हैं, वायलेट ने पूछा। मैं अभी उन पर काम कर रही हूँ। अगर हम लड़ते हैं और खुद को घायल कर लेते हैं तो मैं एक संपूर्ण सफाई विभाग बनाऊंगी। मेरे जैसा ही सहजीवी तकनीकी कवच बनाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये कवच हमारे जीन को फैलने से रोकेंगे, भले ही वे क्षतिग्रस्त हो जाएं। वेलेनोरा ने तेज गति से टाइप करते हुए बात करना जारी रखा। स्कैथर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, किसी योग्य व्यक्ति का आसपास होना हमेशा अच्छा होता है। बस विक्टर और रूबी को ये योजनाएं भेजना मत भूलना। वेलेनोरा ने कंसोल से अपनी नजरें हटाए बिना सिर हिलाया। इस बीच जब वेलेनोरा ही ये बता रही थी कि वह क्या करेगी, होलोग्राम फिर से बदल गया, और इस बार निक्स एक युद्ध कक्ष में थी। ऐसा लग रहा था कि इस बीच एक बैठक शुरू हो गई थी। क्या हम इस युद्ध के लिए तैयार हैं, पिताजी? थोर ने पूछा। हाँ, हम हैं, ओडिन ने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, तो ये सच में हो रहा है। लोकी ने गहरी और अविश्वास भरी सांस ली। मैं अभी भी सुझाव देता हूं कि हमें मदद लेनी चाहिए। अस्वीकार्य, ओडिन ने इनकार किया। यह एक गृहयुद्ध है, एक असगार्डियन मुद्दा है। हमें बाहरी लोगों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए जो इस संकट के समय का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस समस्या के हल होने तक अपने आयाम को बंद कर दें। ओडिन ने फ्रेया को देखा, जिसने कवच का पूरा सूट और एक पंख वाला हेलमेट पहना हुआ था। ये वेल्किरीज की रानी के रूप में उसका कवच था। ओडिन की नजर को समझते हुए फ्रेया ने कहा, बिफ्रॉस्ट का प्रवेश द्वार पूरी तरह से मेरे वाल्किरीज, ऑलफादर द्वारा सुरक्षित है। अच्छा, अब हमें इस युद्ध को असगार्ड से दूर ले जाना होगा। ओडिन का रवैया देखकर लोकी ने फिर से आह भरी। वह किसी को भी अपशकुन नहीं देना चाहता था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उसके बच्चे कितने खतरनाक हैं, और अब जब उनके साथ वह प्राचीन ड्रैगन था, तो यह समस्या और भी बड़ी हो गई। वह नहीं समझ पा रहा था कि ओडिन की सेना इस स्थिति से कैसे निपट पाएगी, लेकिन वह जानता था कि ओडिन किसी भी चीज को संयोग पर नहीं छोड़ता, उसके पास कोई योजना होनी चाहिए। समस्या ये थी कि ओडिन अपनी योजना उसके साथ साझा नहीं करना चाहता था। इसका कारण सरल था, लोकी के बच्चे ही असगार्ड पर हमला कर रहे थे। असगार्ड के सभी देवता लोकी पर शक करते थे, यहां तक कि खुद ओडिन भी। खैर, सौभाग्य से, ये घटना उस असामान्य ड्रैगन द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम के ठीक बाद हुई। लोकी ने बिना ये जाने ही अपने विचार जोर से बोल दिए। और हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, ओडिन और फ्रेया लोकी की तरह ही सोच रहे थे। वे आभारी थे कि यह घटना उस शांति संधि के बाद हुई जिसे विक्टर ने सभी को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। उनका तर्क था कि अब एक दूसरे से लड़ना मूर्खता है, जब उनका सेक्टर विकसित होने और अधिक शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करने के कगार पर है, जिस पर सभी पूरी तरह सहमत थे। हालांकि यह गठबंधन नहीं था, लेकिन यह एक शांति समझौता था जिसमें कोई भी गुट एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा। ओडिन, एक बड़े देवता के रूप में, जानता था कि यह समझौता केवल सतही तौर पर किया गया था। वह समझता था कि अगर दूसरे पैथियन को पता चल गया कि अब असगार्ड में क्या हो रहा है, तो वे किसी तरह स्थिति से लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। इस वजह से उन्होंने पूरे आयाम को बंद कर दिया। इस युद्ध कक्ष में ओडिन, फ्रेया, लोकी, थोर और हेमडाल थे। बेशक निक्स भी यहाँ थी। वह कमरे के कोने में बैठी थी, चाय पी रही थी और पूरी जगह को ऐसे देख रही थी जैसे वह टहल रही हो।
फुफु फुफु, मुझे आश्चर्य है कि ओडिन किस तरह का भाव प्रकट करेगा यदि उसे पता चले कि हम उसे देख रहे हैं, निक्स ने हंसते हुए कहा। ईमानदारी से कहूं तो आपकी दिव्यता पूरी तरह से अनुचित है, स्कैथर मुस्कुराया। अगर वह एक दुश्मन जनरल होती, तो उसे विक्टर का सामना करने में बहुत डर लगता। आखिरकार, उसके आसपास इतने सारे असामान्य प्राणी थे। लेकिन एक सहयोगी के रूप में, उसे डरने की कोई बात नहीं थी। ये जानना काफी मजेदार था कि उसके पास इस्तेमाल करने के लिए शक्तिशाली कार्ड थे जिनके बारे में दूसरों को कोई जानकारी नहीं थी। वास्तव में, वे निक्स की क्षमताओं के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह से कम करके आंका। उन्हें लगता है कि उनके सरल बचाव निक्स का पता लगा सकते हैं। स्कैथा ने सोचा, जब तक वे विक्टर जैसी शक्तिशाली इंद्रियों वाले किसी असामान्य प्राणी के खिलाफ नहीं थे, तब तक निक्स को महसूस करना पूरी तरह से असंभव था। आखिरकार, वह छिपाव की शाब्दिक परिभाषा थी। चलो बैठक शुरू करते हैं। जब ओडिन बैठक शुरू होने की घोषणा करने वाला था, तो दरवाजा अचानक खुला और लंबे सुनहरे बालों वाली एक महिला कमरे में दाखिल हुई। ओडिन, हमारे मुख्य बलों को बढ़ावा देने के आपके आदेश के कारण मेरे अंकों का भंडार बहुत तेजी से घट रहा है। हमें कुछ करने की जरूरत है। ईदुन, ओडिन उस अधीनस्थ को फटकार लगाने वाला था जो बैठक में बाधा डालने के लिए घुस आया था। लेकिन वह ईदुन के साथ ऐसा नहीं करेगा। आखिरकार, वह पूरे असगार्ड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला थी। हम अब इस पर चर्चा करेंगे। युद्ध परिषद में शामिल हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बहुत अच्छा। ईदुन ने सिर हिलाया। क्या तुम उसे जानती हो, एफ्रोडाइट? साशा ने पूछा। हाँ, वह ईदुन है, वसंत और शाश्वत यौवन की देवी। वह युवा सेब की रक्षा करती है, एक कलाकृति जो नॉर्स देवताओं को उनकी दिव्यता की बेहतर समझ प्रदान करती है और एक स्वस्थ शरीर जो विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे हाइड्रा जहर, ड्रैगन जहर, राक्षसी मियाज्मा आदि को रोकता है। वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवी है। क्या हम उसका अपहरण कर सकते हैं? वायलट ने ऐसे कहा जैसे वह खरीदने के लिए कोई बिल्ली चुन रही हो। महिलाओं ने अविश्वास की दृष्टि से वायलट को देखा। क्या वह हमारी किस्मत की देवी के साथ एक अच्छी पालतू जानवर होगी? ड्रैगनेस ने तुरंत इस पर कोई टिप्पणी न करने का फैसला किया और चुप रही। वायलट ने जब देखा कि महिलाएं उसे अनदेखा कर रही हैं तो वह नाराज हो गई। अध्याय 944। क्या हम उसका अपहरण कर सकते हैं? 2। जैसे जैसे ओडिन की युद्ध परिषद की बैठक आगे बढ़ी, लड़कियां समझ गईं कि वह वास्तव में एक ईश्वर राजा था जिसने ज्ञान के लिए अपनी आंख का बलिदान दिया था। अगर कोई व्यामोह के कारण होने वाली मूर्खतापूर्ण गलतियों को नजरअंदाज कर दे, तो ओडिन वास्तव में एक सक्षम ईश्वर राजा था। ओडिन की पूरी युद्ध योजना एक ठोस रक्षात्मक रणनीति थी जो असगार्ड को कम नुकसान पहुंचाएगी। भविष्यवाणी के कारण ओडिन का मानना था कि उसके दुश्मन उसके और थोर पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, और वह गलत नहीं था। हालांकि ये भविष्यवाणी के कारण नहीं था कि ऐसा होगा, बल्कि उसके मूर्खतापूर्ण कार्यों के कारण तीनों भाई बहनों को नुकसान हुआ। वास्तव में, यदि आप भाई बहनों से पूछें कि वे किससे सबसे अधिक नफरत करते हैं, तो जवाब इतनी जल्दी आएगा कि उन्हें सोचने का भी समय नहीं मिलेगा, और उनका जवाब होगा कि वे ओडिन और लोकी से नफरत करते हैं। वे थोर से भी नफरत करते थे, लेकिन उनके विचार में थोर ओडिन का सबसे शक्तिशाली कुत्ता था, जिसने उन्हें बुरे आदमी पर अपने नुकीले दांत गड़ाने से रोका। यही भावना अन्य सभी असगार्डियनों के बारे में भी थी जो लड़ने वाले थे। वे बुरे आदमी को मारने से रोकने वाली बाधाओं से अधिक कुछ नहीं थे। कम से कम, ये फेनरीर और जोरमुंगंदर की निजी राय थी। आखिरकार, ये दोनों असगार्ड के अन्य देवताओं के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। हेला की राय उसके भाइयों से पूरी तरह अलग थी, क्योंकि ओडिन द्वारा सेवा में मजबूर किए जाने के कारण, असगार्ड की पूर्व देवी के रूप में, वह न केवल ओडिन और लोकी से नफरत करती थी, बल्कि असगार्ड के सभी लोगों से घृणा भी करती थी। ओडिन की योजना बुनियादी लेकिन प्रभावी थी। वह और थोर फेनरीर और जोरमुंगंदर का ध्यान असगार्ड से हटा देंगे और इच्छित स्थान पर घात लगाएंगे जहां ओडिन अपनी सेना इकट्ठा करेगा। यह एक ठोस योजना थी जिसमें प्राणियों की घृणा का फायदा उठाया गया था, लेकिन इसमें दो समस्याएं थीं। हेला और निधोग। हेला द्वारा निधोग के साथ असगार्ड पर आक्रमण करने और बिफ्रोस्ट को नष्ट करने की घटनाओं के कारण, वे जानते थे कि रसातल की गहराई में फंसा प्राचीन ड्रैगन, जहां यग्द्रासिल की जड़ें थीं, एक सहयोगी था और युद्ध में भी भाग लेगा। इसके अलावा, हेला मूकदर्शक बनकर चुपचाप नहीं बैठी रहती।
नॉर्ज अंडरवर्ल्ड के लिए जिम्मेदार एक नॉर्ज डेथ देवी के रूप में उसका वहां रहने वाली आत्माओं पर नियंत्रण था, और यह स्पष्ट था कि वह उनके खिलाफ इन आत्माओं की एक सेना लेकर आएगी। यह कोई समस्या नहीं होती यदि ये तथ्य न होता कि यदि ये देवता इन आत्माओं को नष्ट भी कर देते, तो वे केवल हिलहेम में ही लौटते और हेला द्वारा वापस बुलाए जाते, जिससे प्रभावी रूप से एक अमर सेना का निर्माण होता। ओडिन ने एक ऐसी कलाकृति का उपयोग करने पर विचार किया था जो आत्माओं को नष्ट कर सकती थी, लेकिन जोखिम बहुत अधिक था। क्योंकि भले ही वह युद्ध जीत जाए, लेकिन वह आत्माओं के लिए जिम्मेदार आदिम प्राणियों, रसातल के न्यायाधीशों के साथ एक समस्या पैदा करेगा। अगर कोई इसके बारे में ठीक से सोचे, तो इस स्थिति को हेला की योजना के रूप में भी देखा जा सकता है। वह राग्नारोक को खो सकती है, लेकिन वह ओडिन के लिए आपसी विनाश का कारण बनने की पूरी कोशिश करेगी। अरे बदमाश, जब मेरे पास मौका था तो मुझे उसे खत्म कर देना चाहिए था। दया की बेवकूफी भरी भावनाएं, ओडिन ने अंदर ही अंदर गुर्राहट के साथ कहा। इन कारकों के कारण अंतिम युद्ध योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, इसलिए उन्होंने कई योजनाएं बनाने का विकल्प चुना, जिनका उपयोग युद्ध की स्थिति के अनुसार किया जाएगा। स्कैथा की राय में, यह एक निश्चित योजना बनाने से कहीं बेहतर विकल्प था। इस पैमाने की लड़ाई में कई चीजें हो सकती हैं, और अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण थी। ऐसा प्रतीत होता था कि ओडिन और फ्रेया भी इसे समझते थे। क्या ड्रैगन स्लेयर के हथियार तैयार हैं? ओडिन ने थोर की ओर देखा, जो इसके लिए जिम्मेदार था क्योंकि बोनो के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। हाँ, लेकिन स्थिति की गंभीरता के कारण बोने प्राचीन ड्रैगन से निपटने के लिए केवल 4 हथियार ही बना पाए। यह अच्छी बात है। बस मामले में हमें अपने सबसे सक्षम योद्धाओं को पिछले बैच से ड्रैगन स्लेयर हथियारों की एक जोड़ी देनी चाहिए। हालांकि वे उसी गुणवत्ता के नहीं हैं जैसे हमने अभी ऑर्डर किए हैं, फिर भी वे ड्रैगन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन शब्दों से निक्स और वहां मौजूद महिलाओं में खतरे की घंटी बज उठी। जैसा कि अपेक्षित था, इन मूर्खों ने हमसे निपटने के लिए ड्रैगन स्लेयर हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है, निक्स ने गुर्राते हुए कहा। ओडिन के शब्दों से ऐसा लगता है कि ये जल्दबाजी में बनाए गए बड़े पैमाने पर हथियार थे। ऐसा लगता है कि वह हम पर संभावित आक्रमण की उम्मीद कर रहा था। वास्तव में, मुझे लगता है कि सभी पैंथियन इसकी उम्मीद कर रहे थे, ये देखते हुए कि डार्लिंग ने 2 पैंथियन पर हमला किया और उन्हें वश में कर लिया, एलेनोर ने कहा। वे मूर्ख हैं। आम ड्रैगन स्लेयर हथियार हमारी प्राकृतिक सुरक्षा को पार नहीं कर सकते। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि हम इतने मूर्ख भी नहीं हैं कि इन हथियारों को हम पर हमला करने दें, स्कैथर ने उपहास किया। इन हथियारों से निपटने के कई तरीके हैं। सबसे कारगर तरीका है ड्रैकोनिक रून्स का इस्तेमाल करके हथियार को बेअसर करना या नष्ट करना। विलेनोरा ने कहा, यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि ड्रैगन रोधी हथियारों के प्रति ये कमजोरी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, जब मैं जो अनुकूलित कवच बना रहा हूं, उसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। समूह ने इस बात से इनकार नहीं किया कि यदि कई देवता ड्रैगन स्लेयर हथियारों से सुसज्जित एक सच्चे ड्रैगन पर आक्रमण करें, तो वे उसे क्षति पहुंचा सकते हैं या यहां तक कि उसे मार भी सकते हैं। लेकिन ये स्थिति कभी नहीं होगी, ये देखते हुए कि ड्रैगनेसेस कभी अकेले यात्रा नहीं करती थी और हमेशा उनके साथ या तो कबीले ब्लैंक के हत्यारे, छाया दानव या कोई अन्य सच्चा ड्रैगन होता था। ऐसा परिदृश्य कभी नहीं होगा जहां ये देवता अपने गुट के ड्रैगन को अलग करके उसे मार सके। वे निधोक की तरह नहीं थे, जिनके पास समान प्रजाति का कोई सहयोगी नहीं था। इसका मतलब ये था कि वे निधोक को बेअसर करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वे ड्रैगन नेस्ट के सदस्यों के साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे। आखिरकार, वे मूर्ख नहीं थे। वे अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह जानते थे और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते थे कि उनका कभी शोषण न हो। ये बेवकूफ बहुत ज्यादा आशावादी हैं। वे अंत के 3 प्राणियों से निपट रहे हैं, और वे डार्लिंग नहीं हैं, जिनके पास उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए शुरुआत की दिव्यता है, वायलेट ने कहा। साशा ने टिप्पणी की, मुझे नहीं लगता कि वे बहुत आशावादी हैं, वायलेट। मुझे लगता है कि वे बिना किसी संसाधन को छोड़े हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साशा ने कहा, जहां तक मैं देख सकता हूं, ओडिन के पास ऐसी बैकअप योजनाएं होनी चाहिए जिन्हें आत्मघाती माना जा सकता है, या ऐसी योजनाएं जो उसे या पूरे नॉर्सपैथियन को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वह उनका उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर न हो जाए। उद्धरण चिन्ह
आप इसे कैसे देखते हैं? वायलट ने उत्सुकता से पूछा। उनके हाव भाव से, मैं डार्लिंग जितनी कुशल नहीं हूं, लेकिन जब ओडिन युद्ध योजना पर चर्चा कर रहे थे, तब मैंने इन विचारों के कुछ संकेत देखे थे, साशा ने कहा, जब उसकी ड्रैकोनिक आंखें देवताओं को स्कैन कर रही थी। हालांकि यह वर्तमान स्थिति और हेला की सेना के बारे में बात करते समय उसकी असहजता पर आधारित एक अनुमान मात्र है। मैं समझ गई। ऐसा लगता है कि आप शरीर की भाषा पढ़ना सीख रहे हैं, वायलेट ने कहा। साशा ने सिर हिलाया। मेरी दादी मुझे सिखा रही है। उन्होंने कहा कि यह हमारे वंश के उत्तराधिकारियों के लिए एक आवश्यक कौशल है, खासकर उन लोगों के लिए जो समय को मेरी तरह धीरे धीरे समझते हैं। यह एक वैध धारणा है, साशा। चूंकि हम ओडिन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वह आधी अधूरी योजनाएं नहीं बनाएगा और उम्मीद नहीं करेगा कि वे सफल होंगी। आखिरकार वह एक पागल आदमी है, एफ्रोडाइट ने कहा। साशा ने देवी के साथ सहमति में सिर हिलाया, उसके भी मन में यही विचार था। ओडिन सेब के बारे में मुझे पता है, इडुन। मुझे पता है। ओडिन ने एक आंख से गोरी देवी को देखते हुए आह भरी। मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हमारे पैंथियन का भविष्य निर्धारित करेगी, इसलिए सभी संग्रहित संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। मुझे अगले 1 मिलियन वर्षों तक फलों के बिना रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ये युद्ध जीतना होगा। उद्धरण चिन्ह ... मूर्ख, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर मैं अपनी फसल को और भी अधिक बलपूर्वक काटूंगा, तो ये सिर्फ 10 लाख साल तक ही सीमित नहीं रहेगी, यह अनंत काल तक रहेगी। ओडिन ईदुन की बात सुनकर चुप हो गया, एक चौंका देने वाली खामोशी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इतनी भयावह होगी। क्या हुआ? मेरे सिबों की जीवन शक्ति तेजी से कम हो रही है। ये सिर्फ पेड़ों की ही समस्या नहीं है, ये मिट्टी की समस्या है, ईदुन ने बहुत गंभीरता से कहा, और उसकी अनादर की भावना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या तुम्हें एहसास नहीं है? हवा, मिट्टी, पानी, हमारे चारों ओर की सारी प्रकृति अपनी जीवन शक्ति खो रही है। यह आयाम मर रहा है, ओडिन। चारों ओर अविश्वसनीय सन्नाटा छा गया। अगर मैं पेड़ों पर पहले से ज्यादा फल लगाने के लिए दबाव डालूं, तो भले ही हम युद्ध जीत जाएं, हमारे पास रहने के लिए जमीन नहीं बचेगी। यहां सब कुछ बंजर हो जाएगा। देवताओं को जीवन शक्ति प्रदान करने वाले सेब एक ऐसा उत्पाद थे जो आयाम से ही बहुत अधिक जीवन शक्ति प्राप्त करते थे। आमतौर पर यह कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि इडुन अपनी दिव्य शक्ति से कुछ पेड़ों को फल देने के लिए मजबूर कर सकती थी, और इससे आयाम को कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि हाल ही में उसने देखा कि आयाम की जीवन शक्ति कम हो रही थी। जो कि कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि ऐसा हमेशा होता था, उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाती थी। हालांकि उसे तब एहसास हुआ कि यह एक समस्या बन गई है जब उसने युद्ध के लिए और अधिक सेब तैयार करना शुरू कर दिया, और जो जीवन शक्ति पहले खुद को फिर से भर देती थी वह अब वापस नहीं लौटी। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो ऊर्जा कभी असीम थी वह अब सीमित हो गई थी, और उसे नहीं पता था कि इसके बारे में क्या करना है। चौंप चौंप। जब महिलाओं ने कैमरा निक्स की तरफ घुमाया तो चारों तरफ कुछ खाने की आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने देवी की मेज पर गोल्डन एप्पल की टोकरी देखी, जबकि वह ऐसे खा रही थी जैसे वह पिकनिक पर हो। उद्धरण चिन्ह ... कितनी दुखद स्थिति है ना? निक्स ने अपने तीखे दांतों से गोल्डन एप्पल का एक और टुकड़ा खाया। यह अच्छा है। निक्स। एलेनोर ने रात की देवी की ओर अविश्वास से देखा, उसे यकीन था कि अगर नॉर्स देवताओं ने ये छवि देखी तो उन्हें दौरा पड़ जाएगा। ओह, मैं अपनी लापरवाही के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने अपने कुछ स्नैक्स भी आपके साथ साझा करने की पेशकश नहीं की। क्या आप ईडुन के सेब खाना चाहेंगे? निक्स की मुस्कुराहट में शुद्ध शरारत थी। मैं स्वीकार करती हूँ। वायलट सबसे पहले उत्साहित मुस्कान के साथ बोली और उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। निक्स ने अपने लिए एक और सेब लिया और फिर कहा, वाह, प्लीज। ठीक है। विक्टर का हेरल्ड प्रकट हुआ, फलों की टोकरी ले गया, और अगले ही पल वह लड़कियों के कमरे में प्रकट हुआ, बिना कुछ कहे टोकरी वहीं छोड़कर फिर से गायब हो गया। आनंद ले, निक्स मुस्कुराया। वायलट सबसे पहले आगे बढ़ी और उसने एक सेब उठाया और एक टुकड़ा खाया। ओह, ये वाकई बहुत बढ़िया है। हालांकि डार्लिंग का खून बहुत स्वादिष्ट है, बहुत पौष्टिक है, और शायद हमें हमेशा इसकी ही जरूरत होगी, फिर भी ये बहुत बढ़िया है।
हम इससे जूस बना सकते हैं, है ना? स्कैथर ने तुरंत ही उसका पीछा किया और अपने लिए एक सेब उठाया। उसने एक निवाला खाया और उसकी आंखें थोड़ी खुल गईं। ये वाकई बहुत बढ़िया है। मैं अपनी ऊर्जा को बढ़ा हुआ महसूस कर सकती हूँ, भले ही यह हमारे मानकों के हिसाब से थोड़ी ही क्यों न हो। विलेनोरा भी उसके पास आए और उसने 2 सेब लिए। उसने एक को काटा और दूसरे को अपने आई से जांचा। अच्छा, उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ये औरतें, तुम पूरी तरह से दुष्ट हो। एलेनोर ने अपना सिर हिलाया, फिर एक सेब लेने के लिए पास आए और उसे खा लिया। बढ़िया। हमारे पास कितने सेब स्टॉक में हैं, ईदुन? 722, ईदुन ने उत्तर दिया। करेक्शन, आपके पास 666 है, निक्स ने कहा, जब उसकी मेज पर एक और सेब की टोकरी दिखाई दी। हालांकि युद्ध कक्ष में किसी ने भी उसकी बातें नहीं सुनी, केवल लड़कियों ने सुनी। निक्स ने अपने लिए 3 सेब अलग रखे और वार को बाकी सेब लेने का निर्देश दिया। यहाँ जो हो रहा था वह सरल था। निक्स ने विक्टर के हेरल्ड को उसके लिए सेब लाने का निर्देश दिया था, और जब वे उसकी दिव्यता द्वारा संरक्षित थे, तो यहाँ कोई भी उन्हें महसूस नहीं कर पाएगा। चूंकि वार ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो आसानी से आयामों के बीच कूद सकता था, इसलिए वह लड़कियों को सेब पहुंचाने वाला था। लेडी निक्स, क्या मुझे और चाहिए? एक महिला हेरल्ड ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, ये पर्याप्त है, निक्स ने जवाब दिया। मेरे विश्लेषण के अनुसार, यदि इसे हमारी दुनिया की अन्य सामग्रियों के साथ परिष्कृत किया जाए, तो हम एक ऐसा अमृत बना सकते हैं जो हमारी दिव्यता की समझ को बढ़ाता है। इसके अलावा, यदि इसे विक्टर के ड्रैगन ऊर्जा समृद्ध ज्वालामुखियों के पास पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाए, तो हम अपने शरीर को और अधिक मजबूत बनाने में सक्षम हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... इसका मतलब यह है कि छोटे पैमाने पर हम अपनी सेना को बढ़ाने के लिए औषधियां बना सकते हैं। हाँ, हालांकि अगर हम इस अमृत का पूरा संस्करण अन्य प्राणियों को दे दें, तो वे ड्रैगन ऊर्जा के साथ असंगत होने के कारण विस्फोट कर देंगे। इसलिए पतला करना वास्तव में अधिक समझदारी भरा तरीका है, वेलेनोरा ने समझाया। उद्धरण चिन्ह ... इसलिए इसके माध्यम से मैं ईदुन के अपहरण के लिए वोट का प्रस्ताव करता हूं, वेलेनोरा ने घोषणा की। सहमत, वायलेट ने तुरंत अपना समर्थन व्यक्त किया। सहमत हूं, एलेनोर ने कहा। हालांकि वह लोगों का अपहरण करने के विचार से असहज थी, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया था, इसलिए ये स्वीकार्य था। यदि ईदुन डेमेटर, परी वेलेरिया और गैया के साथ सहयोग करती है, तो मुझे कई अनोखी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो केवल हमारे गुट के भीतर ही बनाई जा सकती हैं। सहमत, एफ्रोडाइट ने सेब खाते हुए कहा। सहमत हूं, स्कैथर ने कहा, क्योंकि उन्हें इस बात में कई लाभ नजर आ रहे थे कि इस महिला को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अपहरण के बारे में बात मत करो। हम बस उसे अपने समूह में आमंत्रित करने जा रहे हैं, साशा ने असहज महसूस करते हुए कहा। उसे समूह में किसी को जबरन आमंत्रित किए हुए काफी समय हो गया था, और वह कुछ हद तक इसके खिलाफ महसूस करती थी। लेकिन उसका परिवार हमेशा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, इसलिए भले ही यह उसके लिए पाखंडपूर्ण था, उसने सोचा कि महिला को आमंत्रित करने का निर्णय एक अच्छा निर्णय था। मान गया। वायलेट, स्कैथर, एलोनोर, एफ्रोडाइट और यहां तक कि वेलेनोरा ने भी साशा की बातों पर आंखें घुमाई। इसे मीठा बनाने का क्या मतलब था? हर कोई जानता था कि आखिरकार ये सिर्फ शुद्ध अपहरण था। सहमत हूं, निक्स ने सेब को काटते हुए कहा। उसकी ड्रैकोनिक आंखें ईडुन को ऐसे घूर रही थीं मानो वह कोई सुनहरी मुर्गी हो। यह तय हो गया है। वायलेट ने ताली बजाई। जैसे ही अवसर आएगा, हम ईडुन को अपने समूह में आमंत्रित करेंगे। निक्स, तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या करना है ना? उसने एक सौम्य मुस्कान और अपनी बैंगनी आंखों में चमक के साथ पूछा। हाँ, मुझे पता है, निक्स ने अपनी आंखों में उसी चमक के साथ सिर हिलाया। ईदुन को बिना जाने क्यों रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। उसने सोचा, शायद हवा के कारण ऐसा हुआ होगा। युद्ध की शुरुआत के लिए इन सिबों को बचाकर रखें, और किसी भी देवता को और खाने न दें। युद्ध की शुरुआत के लिए इन सिबों को बचाकर रखें, और किसी भी देवता को और खाने न दें। हम इनका इस्तेमाल अपने शीर्ष कुलीनों के लिए करेंगे। हाँ, ओडिन, ईदुन ने सिर हिलाया। अध्याय 945, मातृभूमि के लिए। इस समय हेला को बहुत उलझन हो रही थी। इस उलझन का कारण, उसके सामने बैठा आदमी। अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करते हुए सिर्फ एक नजर में ही वह बता सकती थी कि वे एक ही स्तर पर नहीं थे।
जब भी वह पलक झपकाती तो गायब हो जाने के उसके सहज हाव भाव से वह बता सकती थी कि अगर वह चाहे तो किसी भी क्षण उसे मार सकता है। उसका लापरवाह रवैया परेशान करने वाला था, और जिस तरह से वह इस तरह व्यवहार कर रहा था जैसे वह उस जगह का मालिक हो, उससे उसे यह महसूस हुआ कि कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं है। जिस तरह से उसने लापरवाही से सिर हिलाया और हवा से बातें बनाई, उससे वह बुरी तरह डर गई। विक्टर के साथ व्यवहार करना उसके लिए किसी अनजान चीज से निपटने जैसा था, और उसका अपनी मौजूदा स्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं था। यह एहसास बहुत असहज था। आखिरकार मजबूत होने के बाद से उसने हमेशा उन चीजों को अपने नियंत्रण में रखा था जिसमें उसे दिलचस्पी थी। विक्टर की उपस्थिति ने उसे उन्हीं भावनाओं की याद दिला दी जो उसे तब महसूस हुई थी जब वह एक युवा देवी थी जो दुनिया से परिचित नहीं थी, कुछ भी नहीं जानने का एहसास, जब वह कमजोर थी। ये सभी भावनाएं उसके मानस पर गहरा तनाव पैदा कर रही थी, और इस तनाव को उसके कमजोर शरीर के साथ मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह पूरी तरह से टूटने के कगार पर थी। हेला को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विक्टर इन सभी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस कर रहा था। वह अपनी बेचैनी को छिपाने के लिए एक मजबूत और शांत चेहरा बना सकती थी, लेकिन विक्टर के सामने ये सब बेकार था। वह उसे एक खुली किताब की तरह पढ़ सकता था। मास्टर, महत्वपूर्ण वस्तुएं आपकी पत्नियों तक पहुंचा दी गई हैं। विक्टर के दिमाग में ईंधन के सेब की छवि उभरी। हे, मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। विक्टर मन ही मन मुस्कुराया। बहुत बढ़िया मेरे हेरल्ड। अभी के लिए मेरी पत्नियों की सहायता करना जारी रखो, मुझे जल्द ही तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता होगी। हाँ मेरे स्वामी। असहज चुप्पी को तोड़ने और हिला का ध्यान आकर्षित करने के लिए विक्टर ने एक सम्मोहक अभिनय किया। आखिरकार वह एक स्वाभाविक अभिनेता था। हम दिलचस्प है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या दिलचस्प है? हिला ने अनजाने में पूछा। असहज चुप्पी इतनी देर तक चली थी कि वह अनजाने में इन शब्दों से चिपक गई। ईमानदारी से कहूं तो वह चाहती थी कि वह अभी चला जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कह सकती थी। यह बहुत असभ्य होगा, और वह नहीं जानती थी कि यह आदमी कैसी प्रतिक्रिया देगा। लेकिन उसकी प्रतिष्ठा को जानते हुए वह इस पागल आदमी को अनावश्यक रूप से भड़काना नहीं चाहती थी। वह बस यही चाहती थी कि वह उसमें दिलचस्पी खो दे और चला जाए। ईमानदारी से कहूं तो इस शक्तिशाली प्राणी का ध्यान उसके लिए बहुत असहज था। उसे नहीं पता था कि क्या सोचना है, उसे नहीं पता था कि वह कौन सा खेल खेल रहा है, और उसे नहीं पता था कि उसे मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। जैसे ही उसने सोचा कि उसे एक शक्तिशाली सत्ता के मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके अंदर घृणा की भावना बढ़ने लगी। विक्टर ने अपनी बनाई हुई कुर्सी पर पीठ टिकाते हुए कहा, मेरे एजेंटों को कुछ बहुत ही अजीब चीज मिली है। उसने अपना दाहिना हाथ खोला और अगले ही पल एक सुनहरा सेब दिखाई दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ईंधन के सेब। हेला ने इच्छा से सेब को देखा। अगर वह उस सेब और कुछ दर्जन सेबों को अपने हाथों में ले पाती तो वह अपनी वर्तमान स्थिति से पूरी तरह से उबर सकती थी। वाकई यह एक अजीबोगरीब फल है ना? विक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। सेब पर एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद उसने इसके आंतरिक घटकों का गहन विश्लेषण किया और पाया कि वह आसानी से इस फल को फिर से बना सकता है। आखिरकार ईंधन के सेब सिर्फ क्रिस्टलीकृत जीवन शक्ति थे। हालांकि मैं सेब के सकारात्मक प्रभावों को दोहराने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा, यह ईंधन की अपनी दिव्यता का कौशल है। विक्टर को एहसास हुआ। विक्टर द्वारा बनाए गए सेब और ईंधन द्वारा बनाए गए सेब के बीच का अंतर सरल था। जबकि ईंधन के सेब एक भगवान के शरीर को जीवन शक्ति से पोषित कर सकते थे, उन्होंने भगवान को अपनी दिव्य अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद की। इस प्रकार यह एक ऐसी वस्तु थी जो उपचार और प्रगति में सहायता करती थी। दूसरी ओर विक्टर द्वारा निर्मित सेब केवल शुद्ध जीवन शक्ति वाला होगा, जो कि ईंधन के सेब से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा, लेकिन वह केवल एक ऐसी वस्तु होगी जो प्रभावी रूप से उपचार करेगी। विक्टर के शब्दों को सुनकर हेला के अस्तित्व की गहराई में एक ठंडी अनुभूति उतर आई। उसने अभी अभी विक्टर के साधारण कार्य की बारीकियों को महसूस किया था। हेला एक बुद्धिमान महिला और बहुत ही सक्षम योजनाकार थी, कुछ ऐसा जो वह जानती थी कि ओडिन भी था। ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध में यह सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि आपके सबसे अच्छे कार्ड यथासंभव सुरक्षित रहें। यह तथ्य कि यह आदमी इतनी आसानी से ओडिन के कार्ड में से एक ले सकता है,
ये साबित करता है कि उसकी और उसके अधीनस्थों की क्षमताएं उससे भी अधिक भयावह थी जितना उसने शुरू में अनुमान लगाया था। हाँ, उसने स्वीकार किया कि वह अंत के 3 प्राणियों की इंद्रियों को अनदेखा कर सकता है और उनके क्वार्टर में घुसपैठ कर सकता है क्योंकि अंत के 3 प्राणी बहुत लापरवाह हो सकते हैं। लेकिन वह ये स्वीकार नहीं कर सकती थी कि इस आदमी की सेना असगार्ड में इतनी गहराई तक घुस गई थी और ओडिन की नाक के नीचे से कुछ कीमती चीज चुरा ली थी। हाँ, वह ये स्वीकार कर सकती थी कि यह आदमी ऐसा कर सकता है, लेकिन वह ये स्वीकार नहीं कर सकती थी कि उसकी सेना ऐसा करने में सक्षम है। क्योंकि अगर वह ये स्वीकार करती, तो इसका मतलब ये होता कि इस आदमी की सेना पहले से कहीं ज्यादा सक्षम थी। और यह भयानक था। विक्टर की मुस्कान और बढ़ गई जब उसने हेला की ओर देखा। बुद्धिमान लोगों के साथ काम करना बहुत मजेदार होता है। उसने जो थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, उससे वह साफ साफ समझ सकती थी कि उसके अधीनस्थ कितने खतरनाक थे और उसने ये भी अनुमान लगाया कि यह युद्ध उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। और उस मुस्कान ने हेला के शरीर को थोड़ा सा सिहरन पैदा कर दिया। विक्टर की उस सरल मुस्कान से उसे एहसास हुआ कि उसकी आंतरिक उथल पुथल उतनी छिपी नहीं थी जितनी उसने उम्मीद की थी। उसने तुरंत ही अपनी दिव्यता का आह्वान किया और अपनी आत्मा को और भी अधिक ढक लिया ताकि वह अपने आंतरिक मुद्दों को प्रकट होने से बचा सके। यह एक मूर्खतापूर्ण रवैया है, क्योंकि विक्टर से छिपना असंभव था, जब तक कि निश्चित रूप से उस व्यक्ति में दिव्यता का स्तर उसके जितना मजबूत न हो, या दूसरे शब्दों में वह उसके जितना ही मजबूत हो। यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी विक्टर उनकी शारीरिक भाषा को पढ़कर समझ सकता था कि वे कमोबेश क्या सोच रहे थे। ईमानदारी से कहूं तो वह वेलेनोरा, रूबी और अलाइन के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाएगी। शायद एफ्रोडाइट के साथ भी, विक्टर ने सोचा। विक्टर ने सेब का एक टुकड़ा काटा और संतुष्टि में सिर हिलाया। स्वादिष्ट। जब विक्टर ने हेला को सेब खाते हुए देखा तो उसे उसके प्रति जो नाराजगी महसूस हुई वह काफी संतोषजनक थी। ड्रैगन भगवान, मुझे विक्टर कहो। तुमने इतना मनोरंजक व्यक्ति बनकर यह अधिकार अर्जित किया है। हेला के होंठ कांपने लगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है विक्टर, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे युद्ध लड़ना है और मुझे आराम की जरूरत है। जवाब देने के बजाय उसने पूछा, मुझे उत्सुकता है। उसने फिर से गोल्डन एप्पल का एक टुकड़ा चबाया। तुमने अपनी जीवन शक्ति का बलिदान क्यों दिया? हेला की भौहें झुंझलाहट से फड़क उठी और उस झुंझलाहट ने विक्टर की मुस्कान को और बढ़ा दिया। जब उसे एहसास हुआ कि यह आदमी उसके प्रतिक्रियाओं का मनोरंजन के लिए उपयोग कर रहा है तो वह अंदर ही अंदर हंसने लगी। मुझे राग्नारोक जीतने के लिए ऐसा करना पड़ा, उसने ज्यादा विवरण दिए बिना टालमटोल करते हुए उत्तर दिया। मैं समझ गया। विक्टर ने सिर हिलाया जैसे उसने अभी अभी 1000 शब्दों की पूरी कहानी बता दी हो कि उसने अपनी जीवन शक्ति का बलिदान क्यों दिया। और सोचिए कि अंत के ड्रैगन को बुलाने में कितना समय लगा होगा। हेला ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम मेरे मन की बात पढ़ रहे हो? हालांकि आपके दिमाग को पढ़ना मजेदार होगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं जो बोरिंग हो। विक्टर ने उत्सुकता से देखा कि उसने सेब कहाँ काटा था। मैं बस जो जानता हूं, जो मैंने सीखा है और जो मैंने आज देखा है, उसके आधार पर अनुमान लगा रहा हूं। उसकी लाल बैंगनी ड्रेकोनिक आंखें हेला को देख रही थीं। कोई भी भगवान जिसने अतीत में कम से कम एक बार नॉर्स-पैंथियन के साथ बातचीत की है, वह जानता है कि दयान ड्रैगन एक अलग आयाम में रहता है जहां यग्द्रासिल की जड़ें स्थित हैं। वह स्थान उसका ठिकाना और जेल दोनों है। एक ऐसा जेल जिससे दयान का कोई भी प्राणी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वह जेल उसकी अपनी शक्ति से बनी है। इससे ये प्रश्न उठता है कि वह ड्रैगन कैसे बच निकला। तुम्हारे कमजोर रूप को देखकर, ये समझकर कि तुम में अंत की ऊर्जा के प्रति प्रतिरोध है क्योंकि तुम उस गर्भ से पैदा हुए हो जिसमें एक साथ अंत के 2 देवता थे। उत्तर स्पष्ट हो जाता है ना? आपने अपनी जीवन शक्ति का बलिदान देकर इसे बुलाया, और इस मदद के बदले में गर्वित ड्रैगन आपको एक एहसान देने के लिए सहमत हो गया। लेकिन चूंकि आप एक बहुत ही चतुर महिला हैं, इसलिए आपने शायद इसकी उम्मीद की थी और ड्रैगन की एक और समस्या को हल किया, इस प्रकार एक और एहसान प्राप्त किया। विक्टर के मुंह से निकले प्रत्येक शब्द के साथ हेला के चेहरे पर ठंडा पसीना टपकने लगा। पहले एहसान के साथ, आपने इसका इस्तेमाल बिफ्रॉस्ट को नष्ट करने के लिए किया, इस प्रकार डायब्लो के साथ अपने गठबंधन को पूरा किया। दूसरा उपकार संभवतः इस आगामी युद्ध में किसी उद्देश्य के लिए है। विक्टर थोड़ा मुस्कुराया।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लगता है कि आप ड्रैगन्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हेला ने बातचीत जारी रखने के लिए कहा। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा। वह बस बोलती रही, उसे संभलने के लिए कुछ सेकंड चाहिए थे। खैर, मैं उनका पूर्वज हूं, आखिरकार। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सही। मुझे आश्चर्य है कि वह दूसरा उपकार क्या था जिसके कारण दयान ड्रैगन ने आपकी सहायता करने का वादा किया। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं? विक्टर ने धीरे से पूछा, जैसे वह अपने दोस्त से पूछ रहा हो कि उसने अपनी चाबियां कहां छोड़ी हैं या ऐसा ही कुछ। लेकिन हेला जानती थी कि उन शब्दों में कोई दया नहीं थी। यह उसके लिए एक निहित आदेश था कि वह उसके प्रश्न का उत्तर दे। यह स्पष्ट था कि वह अब और कोई छिपाव बर्दाश्त नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रतातोस्क्र। मैंने उसे ड्रैगन के लिए नाश्ते के रूप में गिलहरी दी थी। समझ गया। तो इसलिए वेलेरिया उसे नहीं ढूंढ पाए हो, विक्टर ने सोचा। दिलचस्प। और तुमने ऐसा क्यों किया? उसने सचमुच उत्सुकता से पूछा। राटाटोस्कर को कोई सीमा नहीं मालूम थी। जब निधोग उस आयाम में फंस गया था, तो वह अक्सर ड्रैगन को ताना मारने के लिए विश्व वृक्ष की शाखाओं पर घूमने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता था। राटाटोस्कर के लगातार उकसावे से निधोग में गहरी नफरत बढ़ गई। एक गिलहरी एक सच्चे ड्रैगन को चिढ़ा रही है, विक्टर ने वास्तविक अविश्वास के साथ कहा, जैसा कि सुसानु ने कहा था। क्या यह मौत को आमंत्रित करने जैसा नहीं है? वह मूर्ख है। विक्टर कुछ कहे बिना न रह सका। हेला विक्टर के शब्दों से सहमत होने से खुद को नहीं रोक पाए। चाहे गिलहरी विश्व वृक्ष की जड़ों से बचकर निकल सके या नहीं, ये सोचना कि अंत की दिव्यता के साथ एक सच्चे ड्रैगन को चिढ़ाना एक अच्छा विचार है, शुद्ध मूर्खता थी। उस गिलहरी को ड्रैगन को देकर, मुझे पता था कि मैं उससे एक और उपकार प्राप्त कर सकूंगा। इस तरह मुझे निधोग से एक और उपकार मिला।